अगर आप मार्केट को सट्टे की तरह अप्रोच करोगे, गेट रिच क्विक की तरह अप्रोच करोगे, तो वो फिर आपसे सारा पैसा छीन लेगी। स्टॉक मार्केट्स में भी टाइम तो आपको देना पड़ेगा, इमोशंस बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई मशीन आई है जो आलू डाल के 16 निकाल देगी। तो लेट्स से अगर मेरी सैलरी इंडिया के अंदर 80,000 रुपये आ रही है, मुझे उसका कितना परसेंटेज SIP में डालना चाहिए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए कि लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में जाएगा? कोई कहते हैं कि डेट तो मैं यूज ही नहीं करता। A lot of people give a very wrong answer. वो रॉन्ग आंसर क्या होता है? 100 minus age is equal to your equity. रॉन्ग आंसर क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि आई थिंक मार्केट में एक गलत चीज़ क्या होती है जिसका ऑपोजिट एक्चुअली होना चाहिए, वो ये कि जब मार्केट बढ़ता है सबको लगता है कि तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जब वो गिर रहा होता है सबको लगता है कि और गिरेगा। हाँ। तो वो वाला पार्ट भी मिस कर देते हैं और वो नीचे वाला पार्ट भी मिस कर देते हैं। सिंटेक्स करके एक स्टॉक था, 100 रुपए से गिरना चालू हुआ, 1 रुपया पहुंच गया। अब किसी ने 90 में खरीद लिया, अरे और कितना नीचे जाएगा, किसी ने 80 में खरीद लिया और कितना नीचे जाएगा, किसी ने 50 में खरीद लिया और कितना नीचे जाएगा। अरे वो मर रहा है भाई, वो जीरो जाएगा। तो अगर कोई इंसान ट्रेडर बनना चाहता है, सो यू रिकमेंड कि वो अवॉइड ही करे उस जर्नी को? Okay. अगर किसी को ट्रेडर बनना है तो इट कैन नॉट बी टेकन एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशन। बहुत लोगों का एक और क्वेश्चन होता है, उनको ऐसा लगता है कि जो चार्ट्स होते हैं या जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो काम नहीं करती, इट्स ऑल फेक। ये जो मानसिकता है वो तो सैलरी वाली है कि मैं महीना खत्म हो तो ट्रेडिंग से मेरे को अपना समझो 50,000 रुपए बन जाए, तो वो मानसिकता के साथ आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। चाहे आपके आंख में आंसू क्यों ना हो, आपको वो डिसीजन लेना है, बिकॉज यू आर लेटिंग गो ऑफ अ हैंड टू सेव योर बॉडी। अगर ये सीख गए तो आप गेम जीत जाओगे। तो जो गोल्ड का प्राइस है वो पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। हाँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो है तो स्टॉक्स तो ठीक है बट गोल्ड भी होना चाहिए। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है इस टाइम पे? आई थिंक नाउ यू कैन इन्वेस्ट। पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत लोग तो बताते हैं, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल्स देके इतना रिलेटेबिलिटी के थ्रू जिसके अंदर आप खुद समझ पाओ कि हाँ यार ये हम कर सकते हैं, कोई भी नहीं बताता है। और मेरे इस पूरे पॉडकास्ट का यही गोल है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बता पाऊँ विद वन अमेजिंग गेस्ट कि आप उसको रियल लाइफ में कर पाओ। कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन से SIP में करनी चाहिए, ये सब कुछ आप एक्चुअली अपनी लाइफ में समझ पाओ। ये रहेगा पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर एपिसोड का। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ पेप टॉक्स विद ईशान, को पावर्ड बाय टॉप 1%। आज मेरे साथ होंगे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। आपने शायद उनको पहले किसी ना किसी पॉडकास्ट में ज़रूर देखा होगा, कोई उनकी रील देखी होगी, कोई शॉर्ट देखा होगा, बट मैंने इस डिस्कशन को बियॉन्ड लेके जाने की पूरी कोशिश करी है, जहाँ पे आई हैव लिटरली टॉक्ड अबाउट जेनजी स्टफ कि अगर कोई नया इंसान है जिसने SIP शुरू करी है, पोस्ट कोविड उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, क्या वो चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, इक्विटी कितना, गोल्ड कितना, SIP कौन सी कितनी, कैसे उसको जज करे, कितने टाइम तक उसको होल्ड करना है, सब कुछ मैंने कवर किया विद अ वेरी फ्यू इंटरेस्टिंग डिटेल्स कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है क्या वो ओवर वैल्यूड है, नहीं है, इनफैक्ट उसमें अपना करियर भी कैसे बनाना है, CFA जैसे कोर्सेज या AI वाले कोर्सेज फाइनेंस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट करियर्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ऑल ऑफ दिस आई हैव कवर्ड टुडे। सो मेक श्योर कि यू ट्राई एंड वॉच द होल एपिसोड एंड पिक आउट स्टफ दैट यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। तो चलते हैं सीधा अपने पॉडकास्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल संजय भैया, मुझे आपसे जानना है कि आपकी ये जर्नी पूरी स्टार्ट कैसे हुई। आज आप कंटेंट बनाते हो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, यू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, यू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये सब आपकी लाइफ के अंदर कब से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ? यार मैं ना MBA फाइनेंस करी थी और उससे पहले से मेरे घर पे एक माहौल था। मेरे फादर बहुत एविड इन्वेस्टर है। अच्छा। तो वो 1980 से इन्वेस्ट करते हैं, 1980 से? यस। Okay. तब वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे। हाँ। तो वो करते थे और उस टाइम पे क्या होता था कि इतना इट वाज नॉट दैट इजी टू इन्वेस्ट। तो वो उसमें क्लरिकल काम बहुत होता था। कोई डिविडेंड आया तो उसको पेन स्लिप पे जाके बैंक में भरो, फिर सेटलमेंट करने के लिए आपको T+1 T+2, जैसे आज CDSL NSDL है तो तब इतना इजी नहीं होता था, आपको जाके सेटलमेंट करनी पड़ती थी। अभी पीछे मैंने किस्सा सुना है कि कोई सेटलमेंट करना भूल गया था अपने स्टॉक का, तो वो स्टॉक बिक के भी बिका नहीं। और आज वो जितने में स्टॉक बेचने जा रहे थे उससे करीबन मतलब आज बहुत बड़ा नंबर है, करीबन 10-15 करोड़ का नंबर है कि वो उतने स्टॉक्स उनके पास रह गए हैं क्योंकि उस दिन एक गलती हो गई, वो भर नहीं पाए जाके। तो ये भी ऐसे मिस्टेक्स भी लोगों की हुई है। वो अच्छी मिस्टेक है, ये अच्छी बुरी मिस्टेक्स भी हुई हैं कि बेचने जा रहे थे और वो कंपनी बंद हो गई उसके बाद। तो ये था, तो ये सब चीजें रही। एंड मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग था, CFA हूँ तो, और MBA फाइनेंस, तो मेरे को मैथ्स का बहुत शौक था हमेशा से। तो जब मैं जॉब में घुसा तो जॉब से पहले मैंने इन्वेस्टमेंट चालू करी थी 2006 से। आज मुझे 18 साल से ज़्यादा हो गए मार्केट में। तो वही पहले तो स्टॉक पिकिंग करी, और 2006 वो था ना, मतलब जैसा 2021-22 का टाइम था ना, मतलब आंख बंद करो जहां मारोगे वो ऊपर जा रहा है, तो वही वाला हिसाब चल रहा था उस टाइम भी। तो मतलब वहां से सीखा, फिर धीरे धीरे करके जब MBA फाइनेंस की तो और चीज़ें सीखी।
वहाँ पे हमारे को कोर्सेज थे इसके ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो स्टॉक मार्केट के बारे में और समझा, डिटेल में समझा। फिर जब जॉब ज्वाइन किया ना, तब एक बैंक वाले आए 2008 में कि तुम्हारा बैंक अकाउंट ओपन हुआ है तो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? चलो SIP करते हैं। उन्होंने बोला, हमें को SIP पता नहीं था क्या होता है तब तक। तो मैंने बोला SIP क्या होता है? तो SIP होता है, बोलता है। फिर उन्होंने समझा SIP क्या होता है कि भाई आप 1000-2000 रुपये महीना डालोगे, तो जो भी उस दिन का यूनिट का प्राइस होगा उस हिसाब से होगा। म्यूचुअल फंड ये, तो म्यूचुअल फंड तो मेरे को पता था, SIP नहीं पता था। तो मैंने उस बैंकर को बोला, अरे ये तो हार्मोनिक मीन है, आपको पता होगा अरिथमेटिक में, ज्योमेट्रिक, मतलब ये तो हार्मोनिक मीन है। तो वो तो समझ नहीं पाए, वो तो सेल्स वाले थे बेचारे। तो बोलते पता नहीं क्या बोल रहा है ये आदमी। तो मैं समझ गया, मतलब यार ये कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है मोटा मोटी, कि भाई जैसा भी मार्केट चलेगा रुपया एवरेजिंग चलती रहेगी। तो ठीक है जी, हमने ये किया और मैंने स्टार्ट कर दिया SIP करना। तो SIP की और 2 SIP स्टार्ट की थी, उसमें से एक पता नहीं समहाउ बंद हो गई 2-3 महीने बाद अचानक से, फॉर व्हाटएवर रीजन, नैश नहीं लगा होगा या तब फिजिकल होता था ना सब कुछ। तो दूसरी वाली चलती गई और 2000, और है ना तब आप रोज नहीं देख सकते थे, इट वाज नॉट दैट इजी टू एक्सेस योर म्यूचुअल फंड्स। तो एक दिन मेरे से अकाउंट स्टेटमेंट आया हुआ था घर पे, 2012-13 की बात है। तो मैंने ऐसे खोल के देखा तो उसमें ना रिलायंस का फंड था वो, जो मैंने लिया था। अब तो वो निपॉन हो गया, मतलब तब वो रिलायंस का फंड था। तो उसमें मैंने करीबन 1,20,000 रुपए डाले हुए थे। 5 साल हो गए थे, हर महीने 2,00,000 रुपए जा रहे थे। तो 1,20,000 का मोटा मोटी अमाउंट था। देखा तो 1,20,000 2,40,000 हो चुका था, डबल हो गया था 5 साल में। मतलब यार अपन ने तो ना कोई दिमाग लगा। अच्छा, अपने को मैथमेटिक्स, वो एक्सेल शीट आती थी, IRR कैलकुलेट करो, ये सब करो, तो अपना काम था, रोज का काम था। तो ये सब करना चालू किया। तो मतलब अरे यार ये तो 19.8% कुछ का IRR आने लग गया। मतलब यार ये तो बढ़िया चीज हो गई यार लाइफ में, मतलब क्या कुछ किया भी नहीं, मतलब दिमाग ही नहीं लगा। FD 7% दे रहा है, मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा है और खुद मैं परेशान रहता हूँ कि मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं कौन सा नहीं। मतलब यार इसको 2 पैसे खत्म करो। तो तब से आज तक 2013-14 के बाद से मैंने कभी भी खुद इन्वेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं करे। जो मेरे फादर करते थे वो थोड़ा बहुत उन्होंने मेरे पोर्टफोलियो में किया, मस्ती करी, और वो मस्ती में ज्यादातर नुकसान ही हुआ है। अच्छा। फायदा बहुत कम हुआ है। और ये जो वेल्थ बनी है ये सिग्निफिकेंट बनी, बिकॉज हर साल बस एक ही कोशिश थी कि SIP को बढ़ाते रहे। तो मैंने कोशिश करी हर साल 10-15% मैंने अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाया, स्टेप अप करता गया, नए फंड्स ऐड किए या सेम फंड्स में एक्सेस कर दिया, और लॉन्ग टर्म विजन रखा। वॉरेन बुफे को सुना और उनकी सारी बातों को समझा और समझ लिया कि आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी। आई मेड मनी विद दैट। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आपने बताया कि आपके फादर ने 1980 में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो कि उस टाइम पे बहुत कम, लाइक लिटरली गिने चुने लोग इन्वेस्ट करते थे। सबको डर था कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्कैम है। तो आपके फादर ने वो कैसे किया? लाइक उनको किसी ने रोका नहीं उस टाइम पे, या उनका कोई इंटरेस्ट था उसके अंदर? उन्होंने स्टार्ट कैसे किया? आई थिंक जब उन्होंने ONGC ज्वाइन किया तो काफी लोग थे उनके इर्द गिर्द जो ये काम करते थे। अच्छा। एंड सी जनरली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स की लत कह लो या इन्वेस्टमेंट्स की आदत कह लो, जो भी कह लो, तो आपको आपके सर्कल से ही लगती है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आदत लग जाएगी। अगर आपके ऑफिस सर्कल में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो करते हैं। तो मतलब हर तरह का सर्कल होता है। तो जैसे मैंने ऑप्शंस में, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था ऑप्शंस क्या होते हैं, बट मेरे कंपनी में जब मैं रहीजास ज्वाइन किया तो 2-3 लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते थे, बहुत हैवी। अच्छा। जो HODs होते थे, अच्छे सैलरीज होती थी तब उनकी, जब मेरी 6-7 लाख थी, उनकी 60-70 लाख थी। तो मतलब तब वो जम के करते थे ये सब काम। तो अपने को भी लगा कि चल यार कुछ तो करके देखें एक बार, ये होता क्या है, ये बीमारी क्या है। तो व्हेन यू आर इन दैट सर्कल, तो उस टाइम पे फिर वो सब चीजें होने लग जाती है अपने आप। तो आई थिंक डैड के साथ भी काफी लोग थे ONGC में जो स्टॉक्स इन्वेस्ट करते रहते थे, एंड उन्होंने भी उसको फॉलो किया, एंड आई थिंक ही आल्सो डिड रीजनेबली वेल विद हिज स्टॉक्स। हमने अभी FNO की बात करी, और अब आजकल काफी सारे रिटेलर्स FNO में जा चुके हैं, बहुत सारे। और अभी सेबी की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, 93% FNO ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग में एक्चुअली जो FNO ट्रेडिंग है उसमें पैसे बन सकते हैं एक रेगुलर इंसान के? देखिए, आप है ना मार्केट को जिस तरह से अप्रोच करते हो ना, मार्केट उस तरह से आपको रिवॉर्ड करती है। ठीक है। अगर आप मार्केट को सट्टे की तरह अप्रोच करोगे, गेट रिच क्विक की तरह अप्रोच करोगे, तो वो फिर आपसे सारा पैसा छीन लेगी, क्योंकि वो फिर आप उसको कसीनो की तरह डील कर रहे हो, एंड आप कसीनो से नहीं जीत सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू विन अगेंस्ट द कसीनो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको FNO हो गया या कुछ भी हो गया, ट्रेडिंग हो गया, उसमें ना एक जर्नी है। जैसे डॉक्टर बनने की 5 साल की जर्नी है, उसके बाद आपको पहले असिस्टेंट बनना पड़ता है, फिर उसके बाद आप अपना अगला लेवल क्रॉस करते हो, फिर आप सर्जन बनते हो 10-15 साल बाद। सिमिलरली आप जब आप ये कर रहे हो, लेट्स से फ्लाइंग कर रहे हो, तो आप पहले सीखते हो, फिर उसके बाद कैप्टन नहीं बनते, आप पहले फर्स्ट ऑफिसर बनते हो, फिर कैप्टन बनते हो। इसी तरह स्टॉक मार्केट्स में भी टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं टाइम भी ना दूं और मेरा वो, देखो इन्वायरमेंट हो जाता है ना, जैसे आप डॉक्टर है तो वो पूरा टाइम हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में होता है, तो उसको ऑटोमेटिकली देखा देखी ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीख लेता है। आप एक रूम में बैठे हुए हो, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है,
और आप सोच रहे हो कि इस रूम में बैठ के मैं 4 स्क्रीन लगा के अपने सामने किसी इंस्टाग्रामर को फॉलो करके बढ़िया सा वो आरबीजी लाइट्स लगा के और मतलब कूल दिख के मैं पैसे बना लूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपको पहले बहुत सीखना पड़ेगा, इमोशनल कंट्रोल सीखना पड़ेगा। ठीक है, सर्जरी में भी लोग कहते हैं ना कि एक पॉइंट के बाद स्किल नहीं, आपकी इमोशंस बहुत कंट्रोल आते हैं, बिकॉज यू आर ओपनिंग समबडीज हार्ट, यू आर ओपनिंग समबडीज लंग्स, यू आर ओपनिंग समबडीज बॉडी एंड देन डूइंग एन ऑपरेशन। तो इमोशन बहुत कंट्रोल करना पड़ता है उस टाइम पे आपको। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी इमोशंस बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और ये सब 2 चीजों से आता है, एक तो कंटिन्यूअस लर्निंग से और एक आपका संगति से। अगर आपके पास संगति नहीं है, इफ यू डोंट हैव द राइट मेंटर्स, इफ यू डोंट हैव द राइट पीपल हु आर डूइंग इट, जिनको आदत है ये सब करने की, जिन्होंने पैसा खोया है, जीता है, तो आप कैसे सीखोगे? तो आप, और ये 93% लोग करना ही नहीं चाहते, तो वो 93% लोग पैसा हार रहे हैं। इजी मनी उनको ज्यादा चाहिए और उसमें टाइम इन्वेस्ट करना बहुत कम। हाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई मशीन आई है जो आलू डाल के सोना निकाल देगी। एक पॉलिटिशियन ना, आलू डालो तो सोना निकलेगा, तो उनको वो मशीन दिख गई है कि भाई स्टॉक मार्केट वो मशीन है, या एफएनओ वो मशीन है जिसमें आलू डालो सोना निकाल। अब अगर आप दुनिया के सबसे बड़े निवेशक को सुनो, वो कहता है डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब एफएनओ को वो न्यूक्लियर बॉम्ब कह रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसा बटन है जिससे आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। मतलब लुक एट द डिफरेंस, एंड आई एम टॉकिंग टू समबडी हु हैज क्रिएटेड वेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ। ठीक है, एपिटोम हमारे दुनिया में शायद हमारे पूरे पता नहीं कितनी जनरेशंस तक ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिल सकता आपको जिसने इतने टाइम तक वेल्थ को कंपाउंड किया है। सो इफ यू अप्रोच द मार्केट्स लाइक अ व्हाट डू यू से कैसीनो, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो आपको बहुत सीखना पड़ेगा, पहले बहुत टाइम देना पड़ेगा, इमोशनल कंट्रोल लाना पड़ेगा, और मार्केट को भी आपको फीस देनी पड़ेगी। जैसे आपने मेडिसिन को 1 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है, इंजीनियरिंग को आपने 15-20 लाख रुपए दिए थे, एमबीए को भी आपने 15-20 लाख रुपए दिए थे, यहाँ भी आपके जाएंगे 10-15 लाख रुपए। पर उसको आप लॉस की तरह देखो, अगर गया और नहीं सीखा तो लॉस है, और गया और सीख लिया तो फीस है। बस आप ऐसे सोच लो। तो क्या होता है कि लोग है ना, यहाँ पे पैसा चला जाता है, फिर उसके बाद माइंड फ्रीज हो जाता है उनका कि यार अब क्या, अब तो ये मार्केट हमें कुछ देगी नहीं, ये नहीं। मेरे लॉस नहीं होते क्या? मुझे भी लॉस होता है, 10-10 लाख रुपए महीने का भी लॉस हुआ है, पर हमें पता होता है क्या गलती हुई, आगे से नहीं अवॉइड करेंगे, फिर भी हो जाती है, फिर आगे से नहीं कर। दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ द साइकिल ऑफ लाइफ वर्क्स। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है कि लोग इसको ठीक से अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अब इसके दूसरे चीज पे आते हैं जो है इन्वेस्टिंग। तो लेट्स से अगर मेरी सैलरी इंडिया के अंदर 80,000 रुपए आ रही है, मुझे उसका कितना परसेंटेज एसआईपी में डालना चाहिए? आई नो कि सबके लिए सबका अलग होता है आंसर, बट अगर एक रैशनल इंसान को हम पिक कर ले रैंडमली, 80,000 वो कमा रहा है, तो कितना परसेंटेज ऑफ दैट शुड गो इनटू द एसआईपी? 25% जाना चाहिए, 25% मिनिमम। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए कि लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में जाएगा? कोई कहते हैं कि डेट तो मैं यूज ही नहीं करता, बट बहुत लोग कहते हैं कि मैं 70% इक्विटी डालूंगा और 30% डेट। तो आपका बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? आप सीएफए पढ़वाते हो ना, तो मैं सीएफए हूँ। हाँ ठीक है, तो आपको इसका सीएफए आंसर देता हूँ। ठीक है। एनी एसेट एलोकेशन, जैसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं कि मेरा 20,000 रुपए जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्या खरीदूं? गोल्ड खरीदूं, डेट खरीदूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदूं, म्यूचुअल फंड डालूं, तो म्यूचुअल फंड में कौन सा डालूं? लॉन्ग टर्म, ये लार्ज कैप डालूं, स्मॉल कैप डालूं, अल्ट्रा कैप डालूं, फिर मतलब 4,000 तरीके के, जितने मतलब वो जितने पनीर की डिशेज नहीं उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड हो चुके हैं। तो आपको जब भी अपना एसेट एलोकेशन करना है, तो आपको पहले गोल बनाना है। योर एसेट एलोकेशन इज अ फंक्शन ऑफ योर गोल। अ लॉट ऑफ पीपल गिव अ वेरी रॉन्ग आंसर। वो रॉन्ग आंसर क्या होता है? 100 माइनस एज इज इक्वल टू योर इक्विटी। कि भाई अगर आपकी 20 साल की उम्र है और आप 100 मतलब आप कितना इक्विटी डालोगे तो 100 माइनस 20 80%। दिस इज रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब अगर आप 20 साल के और मैं 40 साल का, लेट्स टेक दिस केस सिनेरियो, यू आर 20, आई एम 40, यू वांट दिस मनी टू आफ्टर लेट्स से 5 इयर्स। आपको 5 साल का एक गोल है, आपको गाड़ी खरीदनी है, और गाड़ी के लिए आपको एक डाउन पेमेंट करनी है। समझो 10 लाख की गाड़ी आपने सोच के रखी है और 2 लाख आपको डाउन पेमेंट करनी है, तो आपने रखा कि 5 साल बाद मेरे पास 2 लाख रुपए का एक कॉर्पस होना चाहिए। मैं 40 साल का हूं, मेरा विजन है रिटायर होने का 60। तो अब कौन ज्यादा रिस्क ले सकता है, आप या मैं? आप, ऑब्वियसली। अब नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद योर एंड माय एज। सडनली आपने बोला आप, क्योंकि आपने देखा कि इसका गोल तो 20 साल बड़ा है, ऑब्जेक्टिव बहुत अलग है, बहुत अलग है, और टाइम बहुत है मेरे पास। तो अगर कल को मैंने आज स्मॉल कैप में डालना चालू किया, अभी मार्केट ओवरहीटेड है, फॉर सम रीजन और दी अदर मार्केट 25% क्रैश हो जाती है। मैंने देखा हुआ है ऐसे, मतलब मेरी लाइफ में मैंने ये सारी चीजें देखी हुई हैं। जो लोग कोविड के बाद आए, इनफैक्ट उन्होंने कभी मार्केट करेक्शन देखा नहीं है, और मैं कह रहा हूं इसके बाद बहुत जिस दिन वो आ गई, ये सारे छोड़ के चले जाएंगे, ये तो सच, और उस दिन हम अपना शॉपिंग बैग लेके निकलेंगे। एक्चुअली बहुत लोग वेट कर रहे हैं इसको, जो करते हुए आ रहे थे। तो हम लोग, तो मैं भी अपनी वेल्थ का एक पोर्शन रोक रहा हूं कि भाई ठीक है, ये पैसा जमा करते रहो डेट फंड में, जिस दिन थोड़ा क्रैश आएगा उस दिन बढ़िया बढ़िया कुछ खरीदेंगे। हमारी स्ट्रेटजीज हैं उसको खरीदने की भी। सो आई डू अ लॉट ऑफ क्रैश बेस्ड इन्वेस्टिंग। ठीक है, क्रैश मतलब करेक्शन बेस्ड, आई वुड से, नॉट क्रैश बेस्ड, करेक्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग। अब इसको डिफाइन कैसे करते हो? करेक्शन बेस्ड 5%, 10%, 15%? देखो अपना क्या है ना, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, ऑफ कोर्स। तो व्हेन यू कांट टाइम द मार्केट ना, क्रिएट वाटरफॉल्स।
तो फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर जैसे ETFs होते हैं, ठीक, कोई भी एक ETF है, वो 1% करेक्ट हो गया, डाल दो 10,000 20,000 30,000 जो डाल सकते, 2% करेक्ट हो गया, डाल दो 40,000 50,000 रुपए, 5% करेक्ट हो 1 लाख रुपए डाल दो, क्योंकि आपको पता है किसी दिन तो वापस आएगा यार, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एवरेज आउट करते रहो उसको, एवरेज आउट करते रहो। तो एक है आपने SIP डाली, अब SIP में आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उस दिन मार्केट ऊपर है नीचे है, यू डोंट नो, आपने 15 तारीख तय की है, वो 15 को ही पैसा कटेगा, बट यहाँ मेरे पास थोड़ा कंट्रोल है कि ठीक है मैं 3:15 बजे मार्केट्स को देख सकता हूँ यार आज तो 2% गिर गई, चल एक काम करते हैं 50,000 रुपए इस पर्टिकुलर ETF में डाल दे, स्मॉल कैप मिड कैप जो भी मेरा एलोकेशन होगा। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स, शुरू जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, इज अ फंक्शन ऑफ योर गोल, एंड गोल में वो गोल कितना लंबा है वो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। अगर आपका गोल बहुत लंबा है, 20 साल 25 साल 15 साल, तो यू इन्वेस्ट अ लॉट इन स्मॉल कैप, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप आपको रिटर्न्स ज्यादा देते हैं, पर बीच में उनमें प्रोलॉन्गेटेड टाइम आ सकते हैं जब वो रिटर्न्स ना दें या क्रैश कर जाए, तो यू कैन ओवरकम दैट विद 15 ईयर 20 ईयर होराइजन। बट आप बोलो संजय जी मेरा तो 5 साल का रिविजन है, तो मैं बोलूंगा कि यार फिर तुम एक काम करो, ज्यादातर पैसिव में रहो, या फिर निफ्टी 50 कर लो, या गोल्ड ले लो, बिकॉज दैट टाइम आई कांट रिस्क योर मनी ना। आपको तो 5 साल में पैसा चाहिए, मुझे क्या पता मार्केट अगले 5 साल में क्या ऊपर नीचे कर जाएगी। मैंने देखा हुआ है 5-5 साल मेरे को 0 रिटर्न्स भी बना है, तो इट्स ओके। मतलब हमें पता होता है हम तो 20 साल के लिए पैसा डाल रहे हैं, 25 साल के लिए डाल रहे हैं। तो व्हेनेवर आई हैव इन्वेस्टेड विद द एज थॉट ऑफ 50, राइट नाउ आई एम 40, और आज मुझे इन्वेस्ट करते हुए 8-9 साल हो गए। तो 9 साल से तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब तो मैं 40 पे पहुंचा हूं, तो अभी 40 से 50 की जर्नी चल रही है। तो जब मैं 30, 47, 48 के आसपास आऊंगा, तब मैं एलोकेशंस को रिविजिट करूंगा, करेक्ट करूंगा, और थोड़ा स्मॉल कैप से हटा के उनको मैं लार्ज कैप या फिर डेट या फिर गोल्ड या फिर ये सब करूंगा। ऐसा नहीं गोल्ड अभी नहीं कर रहा, अभी भी करता हूं। सो दिस इज हाउ माय एलोकेशन इज वर्किंग प्रेजेंटली। अभी एक और बहुत कॉमन चीज हो रही है, बहुत लोग ना मार्केट का टॉप निकालने में लगे हुए हैं। निफ्टी की रैली शुरू हुई 18-19 हजार पे, आज हम बैठे हैं 26,000 के भी ऊपर। डू यू थिंक दिस इज द टॉप? देखो ये गेम ना कोई नहीं जीत सकता इस दुनिया में। मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने बहुत पुश किया इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो बोलता संजय तब ना निफ्टी शायद 20-21 हजार था। ओह देखो आपके मुंह से निकल गया ना, काश, मतलब यू आर थिंकिंग काश वो टाइम वापस आ जाए। ठीक है, तो मैं उसको बोला 20-21 हजार के आसपास था। मैंने बोला यार डाल, बोला यार ओवरहीटेड मार्केट ओवरहीटेड। तो उसने नहीं डाला, बोलता यार बस 1-2 हजार का करेक्शन आ जाए, तेरे को जो करने कर। मैं अपनी SIP चल रही है तो बहुत सालों से चल रही है, फिर हो गई 22-23 हजार। फिर वापस फोन किया मैंने उसको, मतलब अब तो डाल दे भाई। बोला नहीं यार, अब क्या हो गया ना, उसका एंकरिंग बायस हो गया, उसका प्राइस एंकर हो चुका है कि अब 20,000-21,000 देखा था, कैसे 22-23 हजार में डाल दो, ये हो जाती है। ये बिहेवियरल फाइनेंस के सारे ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो उसने नहीं डाला कि सर संजय 2,000-1,000 और। फिर जी ये हुआ अपना वापस 24-25, फिर इलेक्शन के बाद एक क्रैश आया अचानक से इलेक्शन, मतलब यार ये सही टाइम है, अब घुस जा, नहीं मिलेगा। अरे क्या बात कर रहा है, मोदी PM नहीं बनेगा, नीतीश कुमार फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग लेगा, ये नायडू इसकी जान ले लेगा, देख कल अगले दिन मार्केट ऊपर चली गई, उन्होंने सब मैनेज कर लिया पीछे का शो। मतलब यार तुम ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज नॉट हाउ यू प्ले द मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट प्ले द मार्केट, इट्स नॉट योर गेम। आता है क्या खेलना? नहीं। तुम्हारे पास राइट सोर्सेज हैं, तुम्हारे पास राइट लोगों का इंफॉर्मेशन नेटवर्क है क्या? अरे जिनके पास है वो तो बेचारे पैसा नहीं बना पाते ये सब चीजों से, वो तो कह रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, और तुम सोच रहे हो कि तुम कोई करेक्शन पकड़ के ऊपर चले जाओगे। दिस इज नॉट आवर गेम। आवर गेम इज टू मेक मनी फ्रॉम व्हाट वी डू। इफ यू आर रनिंग अ क्लासेस, सेट ऑफ क्लासेस, यू मेक मनी फ्रॉम दैट ना। आज उसमें अगर आप समझो आज 50 लाख का टर्नओवर कर रहे हो, आप कल 1 करोड़ का करो, 2 करोड़ का करो, 5 करोड़ का करो, दैट इज वेयर यू हैव कंट्रोल। This is one place you don't have any control. I think मार्केट में एक गलत चीज क्या होती है जिसका ऑपोजिट एक्चुअली होना चाहिए, वो ये कि जब मार्केट बढ़ता है सबको लगता है कि तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और जब वो गिर रहा होता है सबको लगता है कि और गिरेगा। हाँ। तो वो वाला पार्ट भी मिस कर देते हैं और वो नीचे वाला पार्ट भी मिस कर देते हैं। देखो वॉरेन बुफे ने के स्टेटमेंट्स अगर आप सुन लो ना, तो जनरली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो पहली चीज वो यही बोलते हैं कि आई विल टेल यू अ सिंपल वे टू मेक मनी, शट द डोर, क्लोज द डोर, एंड व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी fearful, and when others are fearful be greedy। तो जब मार्केट्स गिर रही है, जो आपने बात बोली कि जस्ट बाय, कीप ऑन बाइंग, बाय ऑन डिप्स, बहुत जरूरी है ये। और डिप कहां तक जाएगी आपको नहीं पता है। डोंट इवन ट्राई टू मेजर दैट। दूसरा चीज, कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक इन्वेस्टिंग मत करो, खासकर जो पेनी और वो वाली कैटेगरी है उसको बिल्कुल अवॉइड करो। हाँ ब्लू चिप कुछ कर रहे हो, जैसे आपको लगा रिलायंस गिर गया अचानक से 5%, 3%, 6%, तो ठीक है उठा लो, कोई चक्कर नहीं है, अच्छा स्टॉक है। नो रिकमेंडेशंस, आई एम नॉट एन SEBI रजिस्टर्ड आ रहे, बट आई एम सेइंग कि उसमें आप कर सकते हो कि कोई छोटा स्टॉक गिर गया, मेरे को पता है पीछे सिंटेक्स करके एक स्टॉक था, 100 रुपए से गिरना चालू हुआ, 1 रुपए पहुंच गया। अब किसी ने 90 में खरीद लिया, और कितना नीचे जाएगा, किसी ने 80 में खरीद लिया और कितना नीचे जाएगा, किसी ने 50 में खरीद लिया और कितना नीचे जाएगा। अरे वो मर रहा है भाई, वो जीरो जाएगा। एक सबसे गलत चीज जो मुझे लगता है इक्विटी में लोग करते हुए, सुपर मार्केट मेंटालिटी। उनको लगता है कि यहाँ पे जितना सस्ता मिल रहा है वो बेटर है, बल्कि अगर वो सस्ता है तो शायद वो बेटर नहीं है। यस। अगर उसकी वैल्यूएशन इतनी कम है, लोग उसको डंप कर रहे हैं, उसको खरीद ही नहीं रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। देख
तो बेसिकली ना मेरा इसमें हमेशा कहना है ट्रेंड इज योर फ्रेंड. यस. अगर आप कोई ट्रेंड किसी भी चीज में आइडेंटिफाई कर रहे हो तो प्रोबेबली दैट ट्रेंड इज हैपनिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन दैट डायरेक्शन. एंड तुम ना चाहे जनता सही हो चाहे जनता गलत हो, तुम भीड़ के साथ नहीं लड़ सकते. अभी वॉरेन बफे भी इसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मार्केट्स कैन रिमेन इलॉजिकल फॉर लॉन्गर, यू कैन रिमेन सॉल्वेंट. यस. मतलब तुम्हारा जेब का पैसा खत्म हो जाएगा पर मार्केट फिर भी पागल चलती रहेगी. बिकॉज मार्केट बहुत बड़ी है ना, मतलब इट इज अ क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल्स इमोशंस. एंड टुडे अगर आप देखो कि मार्केट्स में 23,000-24,000 करोड़ का SIP आ रहा है, फंड मैनेजर्स पे कितना प्रेशर है यार, कितना प्रेशर है. आज स्मॉल कैप फंड्स के अगर आप एलोकेशन देखो तो स्मॉल कैप तो उसमें 20% ही रह गया है, 80% उसमें मिड कैप और लार्ज कैप हो गया, जिसमें भी मेजरली लार्ज कैप हो गया. अब कोई भी स्मॉल कैप फंड उठा लो, अभी उठा लो, देख लो, उसका एलोकेशन में 20-25% से ऊपर स्मॉल कैप बचा ही नहीं है. आप समझो ना स्मॉल कैप कितना खा लेगा. स्मॉल कैप में जब फ्री फ्लोट जो मतलब अवेलेबल स्टॉक फॉर ट्रेडिंग होता है वही थोड़ा सा है. स्मॉल कैप में कितना ही मिल जाएगा आपको, और महीने का 23,000 करोड़ जा रहा है और सबको लग रहा है हम स्मॉल कैप में पैसा डाल दे तो पैसा बढ़ेगा हमारा. अब 23,000 करोड़ में अगर 50% स्मॉल कैप में जा रहा है तो 12,500 करोड़ के शेयर कैसे खरीदोगे स्मॉल कैप भी हर महीने, वो भी हर डैम मंथ, 1.5 लाख करोड़ महीने साल की बाइंग. सो क्या हो रहा है कि कुछ लोग ना चीजों को ठीक से असेस नहीं कर रहे हैं. तो असेस ये करो कि भाई इंडिया में हाँ अब क्या होगा. अब जो चीजें कुछ कुछ दिखने लग गई हैं, जैसे SME इंडेक्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज आने लग गई हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हम भी मार्केट से पैसा रेस करके एक बिजनेस बना सकते हैं. तो ये नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ हमारे देश में आने वाली है और जो आ रही है धीरे धीरे दिख रही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज एन इन्वेस्टर आपके पास डायरेक्ट विकल्प बहुत कम है. आप चुपचाप अपना ETF करना है ETF करो, MF करना है MF करो, सीख लो थोड़ा बहुत और उसके बाद चुपचाप पैसा डालो और उसको भूल जाओ, वो अपने आप ग्रो करता रहेगा. अपना गोल बना लो, कोई गोल 5 साल का होगा, कोई गोल 10. आज मैं सुबह कंसल्टिंग ले रहा था तो उसमें एक व्यक्ति बड़ी अच्छी बात बोली. उसने बोला सर आज मैं 46 का हूँ, 55 पे मेरे बच्चों के लिए मेरे को 1.5 करोड़ चाहिए और 60 पे मेरे लिए 2.5 करोड़ चाहिए. मेरे पास 50 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी बन चुका है, धीरे धीरे मैंने डाला था, आज के आगे मैं इतना डाल सकता हूँ, मेरे को बता दीजिए कैसे डालना है ताकि मैं ये दोनों गोल्स को अचीव करता हूँ. दिस इज सच अ लेजिटिमेट गोल. ठीक है, ही हैज गिवन टाइम टू द गोल, ही अंडरस्टैंड्स कि इसको कब कब कितना पैसा चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. उसके बाद वो कह रहा है सर मेरे को कुछ करना नहीं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर का काम करूंगा. तो एट द एंड ऑफ द डे आई रियली अप्रिशिएट पीपल हु आर वेरी क्लियर कि इन्वेस्टमेंट्स इज इन्वेस्टमेंट्स एंड माई एक्टिव इनकम इज माई एक्टिव इनकम. पीपल हु कन्वर्ट एक्टिव इनकम टू इन्वेस्टमेंट्स इन द सेंस कि वो एक्टिविटी जो मेन एक्टिव इनकम है उसको तो छोड़ रहे हैं और उसमें बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई बटन दबाऊंगा तो यहां सोना, आलू का सोना निकल जाएगा. तो वो बहुत गलत है, वो मत करो. तो अगर कोई इंसान ट्रेडर बनना चाहता है सो यू रिकमेंड कि वो अवॉइड ही करे उस जर्नी को? आई डिडंट से दैट. ओके. अगर किसी को ट्रेडर बनना है तो इट कैन नॉट बी टेकन एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशन. Okay. It has to be taken as, let's say, how do you become a doctor, engineer, MBA, pilot or any other professional, chartered accountant, chartered financial analyst. आप कैसे बनते हो वैसे ही ट्रेडर बनोगे. आप पहले स्टडी करोगे जितने साल की जरूरत है, उसके बाद उस संगति में जाओगे, आप पायलट बन गए और उसके बाद जाके आप कंपाउंडर का काम कर रहे हो. आप जिंदगी में कभी हवाई जहाज उड़ा सकते हो क्या? नहीं. तो आप अगर CFA करते हो, CMT करते हो, जो भी एप्लीकेबल उसकी डिग्रीज करते हो जिससे आप सीख लेते हो कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद जाके काम भी तो वैसी जगह पे करो. भाई आज मेरे को अगर बॉडी बनानी है तो मैं जिम में जाऊंगा ना, चाहे घर पे कितने भी डंबल ले आऊं, घर पे बॉडी नहीं बनेगी. तो जिम में वो एनवायरमेंट होता है, वो राइट टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होता है, मोटिवेशन होता है, सब कुछ होता है एक ही जगह पे. तब जाके मैं कुछ कर पाऊंगा अपनी बॉडी का. ठीक है, इसी तरह मेरे को पूजा करनी है तो मैं घर पे भी कर सकता हूं, पर जब मैं मंदिर जाता हूं तो एक एनवायरमेंट होता है, एक मौका होता है, everything is there, that ecosystem is there. Similarly, when you want to become a trader, first get educated. Think of it like a career. प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है इसमें? प्रॉब्लम ये है शान कि लोग इसको करियर की तरह बोल तो रहे हैं लेना चाहता हूं, पर करियर के लिए तरह एफर्ट नहीं डालना चाहते. एग्जैक्टली. वो भाई करियर मतलब क्या? आज कोई लड़का आपके यहां से क्लासेस से निकलता है, ठीक है, एक्सेल करता है या फाइनेंशियल मॉडलिंग करता है, 25,000 की तनख्वाह, 30,000, 40,000, 50,000. ठीक है, फिर धीरे 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 ग्रो करके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख 10 साल बाद. CFA क्या कहता है? 9 साल जो बंदा CFA हो गया और 9 साल उसकी हो चुके हैं CFA हुए, ऐसे व्यक्ति को 46 लाख की सैलरी लगती है. 6 साल वाले को 25-26 लाख की लगती है. जो CFA लेवल 1 करके घुसता है उसको 8-9 लाख की लगती है. तो भाई वो करियर है ना. आज ही तुम्हारे को 80-90 लाख रुपए तो बनने से रहे. एक ग्राफ है उसका, एक ग्राफ है, उसमें से भी कुछ लोग CFO बन पाएंगे, कुछ लोग नहीं, मेजर लोग नहीं बन पाएंगे. तो ऐसे ही ट्रेडिंग है, पहले सीखो फिर राइट जगह जॉब करो. जितने ये कंपनीज हैं जहां पे ट्रेडिंग होती है, लेट्स से मोतीलाल ओसवाल, IIFL और कोई ब्रोकर्स, जहां पे ट्रेडिंग हो रही है वहां जाके सीखो, बैठो, अपने आप को ग्रो करो, वो आपका फुल टाइम करियर बन गया. हाँ, जिस दिन आपकी पैसिव इनकम ट्रेडिंग से, मतलब ट्रेडिंग इनकम क्रॉसेस योर एक्टिव इनकम, सैलरी इनकम से, ओके फाइन, तो तब तक आपने पूरा बेस बना लिया अपना. हो सकता है इस काम को 5 साल लग जाए, 7 साल लग जाए, 3 साल लग जाए.
Give that time. You think you will take somebody's classes, pay him 50,000, 1 lakh rupee for 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks or 3 months, and then you will become a super champion? ये नहीं होने वाला, ये fraud है. बहुत लोगों का एक और क्वेश्चन होता है, उनको ऐसा लगता है कि जो चार्ट्स होते हैं या जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो काम नहीं करती, इट्स ऑल फेक. व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? देखिए, कुछ भी चीज फेक नहीं है. ठीक है. चार्ट्स में एक पैटर्न है, उसमें बहुत लोगों ने मेहनत कर करके इंडिकेटर्स डेवलप किए. हाउएवर, बिकॉज पीपल थिंक ट्रेडिंग शुड बी लाइक सैलरी, कि जब भी मैं करूं तो मेरे को पैसे बने, वो माइंडसेट का इशू है. ट्रेडिंग इज लाइक बिजनेस. जैसे बिजनेस में हम कहीं भी बिजनेस करते हैं तो कोई प्रोजेक्ट चलता है, कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता. जो प्रोजेक्ट नहीं चलता उसमें हम अपना लॉसेस काटते हैं, बाहर निकलते हैं. ठीक है. जब मैं रियल एस्टेट में था तो हमने एक प्रोजेक्ट उठा लिया, उसमें जमीन महंगी खरीद ली. अब उसमें हमारे को 20 करोड़ का लॉस हो रहा है. प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, 20 करोड़ का लॉस लिया, बाहर निकल गए. अब वो फास्टेस्ट पॉसिबल तरीके से कर लो, ताकि वे मन में घुमा रहे, यार 20 करोड़ छूट गए, 20 करोड़ छूट गए, कहीं और 100 करोड़ बना लेंगे. ठीक है. अब क्या होता है ना, ये जो मानसिकता है वो तो सैलरी वाली है, कि मैं महीना खत्म हो तो ट्रेडिंग से मेरे को अपना समझो 50,000 रुपए बन जाए. तो वो मानसिकता के साथ आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंड फ्रीज हो जाएगा, आप लॉस ले नहीं पाओगे, और जो लॉस नहीं ले पाएगा वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा. तो रूल इस गेम का. तो ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस. इट्स अ फुल टाइम बिजनेस, इट्स अ फुल टाइम करियर. उसको पहले आप सीखो, उन चार्ट्स को. हाँ, इसमें एक चीज मैं आपके ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि जैसे ब्रूस ली कहते थे, आई डोंट फियर अ पर्सन हु नोज 10,000 किक्स, आई फियर अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स. सेम इज विद स्ट्रैटेजीज, सेम इज विद टेक्निकल चार्ट्स. आप एक चीज को इतना मास्टर कर लो, इतना मास्टर कर लो कि उसके बाद वो मसल मेमोरी बन जाए आपकी, कि नींद में भी आप बटन दबाओ ना तो आप सही बटन दबा रहे हो. और ये होता है. मैं पिछले बहुत साल से एक ही स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ, एंड फॉर लास्ट 3 years आई हैव बीन कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल. वेरी यूनिक केस इन इंडिया. अभी तो सेबी रिपोर्ट में बता भी दिया, 7% लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है. 7% एक साल में प्रॉफिटेबल. अगर आप उसमें कंटिन्यूअस 3 साल प्रॉफिटेबल दे दो तो 0.7% भी नहीं है, 1% के आसपास. हाँ, 1% ही होगा मुश्किल से. तो 1% लोग में अगर मैं आ रहा हूँ तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, मैं दूसरी लोग मेरे पास आते हैं, सोचो यार देखिए क्या स्ट्रैटेजी है यार, मैंने डबल ट्रिपल चौकर. कुछ नहीं करना भाई, मेरी स्ट्रैटेजी मेरे को पता है, मैं आता हूँ उसमें, मैं हारता भी हूँ तो मुझे पता होता है मैं क्यों हारा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. देखते वो क्लिकबेट स्ट्रैटेजीज होती हैं, 100% रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी, 100% गारंटीड रिटर्न स्ट्रैटेजी. वो तो सबसे पहले वो वीडियो छोड़ दो भाई, वो झूठ बोल रहा है, 10 का ऑप्शन से हो जाएगा आज. हाँ, तो ये सब नहीं होता है. अगर हो रहा होता तो मुकेश अंबानी धंधा क्यों करता? वो भी बैठ के ट्रेडिंग करता ना आराम से. तो अगर आज मुझे ट्रेडर बनना है फॉर एग्जांपल, ऐसे कौन से 2 या 3 स्किल्स है जो मेरे में होने चाहिए कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाऊं? देखो, सबसे पहली स्किल जो आपको एज अ ट्रेडर चाहिए ना, वो इमोशनल कंट्रोल चाहिए. प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें रियल मनी इन्वॉल्व है, और बहुत कम जगहों पे रियल मनी इन्वॉल्व होता है. जब आप करियर बना रहे होते हैं ना तो आपको इनफ्लो आ रहा होता है, यहाँ पे पहले आउटफ्लो लगाते हो और फिर इनफ्लो होता है. देखो, इंडिया इनहेरेंटली इज नॉट अ बिजनेस माइंडेड कंट्री. इंडिया इनहेरेंटली इज अ सर्विस ओरिएंटेड कंपनी. यस. यहाँ पे माँ बाप ने बेटा नौकरी कर ले, कि एक बार पढ़ाई कर ले, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए फूक ले, उसके बाद बेटा तेरे को 25,000 रुपए महीने लाने ही लाने. पर ट्रेडिंग में ऐसे नहीं होता. उसमें हर महीने आप कैपिटल डालते हो, कभी कैपिटल ऊपर हो जाता है, कभी कैपिटल नीचे हो जाता है. तो ये जब मानसिकता के लिए आप ट्रेंड ही नहीं हो तो आप खेलोगे कैसे ये गेम भाई? इट्स लाइक सेइंग कि तुम ट्रेंड हो नेट्स पे या फिर गली क्रिकेट में, तुम एक छोटे से बॉलर को ट्रेंड खेल रहे थे, वो 70-80 की स्पीड पे डालता था, अब सामने शोएब अख्तर आ गया 150 पे, तुम ट्रेंड ही नहीं हो. वो तुम्हारा हाथ पैर को एक बार लग गई तो तुम तो इमोशनली डैमेज हो जाओगे. हाथ पैर तो शायद बच जाए ग्लव्स की वजह से या पैड्स की वजह से, पर तुम्हारा इमोशनल डैमेज हो जाएगा. यार ऐसे बॉल स्पीड पे भी आती है क्या? हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो देखी 70-80 पे थी. तो यू आर एंटरिंग द बिग बॉयज गेम, तो यू हैव टू बिकम अ बिग बॉय. सिंपल सी बात है. फिर तुम रो नहीं सकते कि मेरे पैसे चले गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो गया. यू हैव टू लर्न. एक आधी बॉल लगेगी मुंह पे तो यू हैव टू गेट आउट. आप सोचो यार, कोई क्रिकेटर के हेलमेट पे बॉल लगती है तो वो उसके फिजिकल चोट नहीं होती, वो उसके लिए मेंटल और इमोशनल चोट हो जाती है. और वो कैसे उस टाइम पे फटाक से उसको रिकूप करता है, वापस बैटिंग के मोड में आता है, वापस खेलता है. सोचो, जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल कंट्रोल इट रिक्वायर्स. एंड यू वांट टू प्ले द सेम गेम इन ट्रेडिंग वेयर योर कैपिटल इज इन्वॉल्व्ड. और आपको वो सब का प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको मेडिटेशन नहीं करना है, आपको राइट बुक्स नहीं पढ़नी है जिन्होंने ये सब करा हुआ है, उन्होंने क्या फेस किया है, उन्होंने जब वो फेस किया तो क्या करते थे. तो हाउ विल यू डेवलप? एंड देन कम्स योर नॉर्मल स्किल कि कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, टेक्निकल एनालिसिस. ये तो सेकेंडरी है. ये सेकेंडरी है मेरे हिसाब से, तो बहुत सेकेंडरी है. फर्स्ट इज योर इमोशनल कंट्रोल, योर माइंड कंट्रोल. हाउ डू यू यू नो, बिकॉज अ सैलरीड पर्सन इज नॉट टॉट हाउ टू लूज. तो हारा ही नहीं ना, हर महीना तनख्वाह आ रही है, चाहे जी खरी कैसे रहा है वो नहीं पता हमें. 25,000 की तनख्वाह आ रही है, मर पीट के कहीं ना कहीं जी रहा है, हर महीने क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, हार रहा नहीं है ना. यहाँ तो माइनस हो सकता है ना 50,000 एक ही दिन में. तो वो तो देखने की क्षमता बहुत कम लोगों की है. तो पहले वो क्षमता बनाओ कि आप अपना इमोशनल कंट्रोल क्रिएट करो. वंस यू क्रिएट एन इमोशनल कंट्रोल, एंड इट्स अ पैरेलल एक्टिविटी, इट विल कीप ऑन हैपनिंग. कभी आप, क्योंकि जब मैं 10 साल पहले, मेरे 20,000 का लॉस बहुत बड़ा था. आज मेरे 20 लाख का लॉस भी बड़ा नहीं है.
तो ये आपकी जर्नी होने वाली है, ठीक है। ये टाइम ही होगा, ये टाइम होगा, इसका कोर्स नहीं है, अगर नहीं, बट अगर ये इसका कोर्स एक ही है कि आप राइट एसोसिएशन में रहो, ठीक है, उनसे सीखो, राइट बुक्स पढ़ो। जैसे एक बहुत अच्छी बुक है मार्केट विजर्ड्स, तो मार्केट विजर्ड्स में सारे पुराने टॉप ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया हुआ है, इट्स लाइक पॉडकास्ट। जैसे आज आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो तब का पॉडकास्ट है 80s का, तो उसमें पॉल ट्यूडर जोन्स हो गए या फिर एड सेकोटा हो गए, जो टॉप ट्रेडर्स रहे हैं। तो अगर आप उनकी बुक्स उनका वो पॉडकास्ट या इंटरव्यू पढ़ लो उस बुक पे, तो आपको हीरे मोती मिल जाएंगे उसमें से कि वो क्या क्या बोलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहे हैं उसमें। और मेजरली इट्स अराउंड माइंड कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल। उसमें बड़ी अच्छी बात बोली एड सेकोटा ने कि एक ही चीज से आप बच सकते हो, 3 चीजों से आप बच सकते हो ट्रेडिंग में, ठीक है, कटिंग लॉसेस, कटिंग लॉसेस, कटिंग लॉसेस। अब इतना बड़ा ट्रेडर जब आपको कह रहा है कि लॉस काटना बहुत जरूरी है, तो आप क्यों पूरा लॉस होने दे रहे हो यार? 10-10 लाख रुपए का, 15-15 लाख, लोगों का माइंड फ्रीज हो जाता है ईशान। दे आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन द मोमेंट दे सी अ लॉस। बोलना बहुत आसान है मैं ट्रेडिंग करूंगा, बैठो जरा एक बार, आओ हवेली पे। इसके पीछे भी एक स्टडी है कि बहुत लोग छोटा लॉस क्यों नहीं ले पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका लॉस चल रहा है, यू आर स्टिल होपफुल कि यार ये पोजीशन कन्वर्ट हो जाएगी। एक्चुअली शुड बी फियरफुल उस टाइम पे, और जब आपका प्रॉफिट होता है आप फियरफुल हो जाते हो ये सोच के कि तो चला जाएगा, एंड देन यू बुक स्मॉल प्रॉफिट्स, एंड यू शुड एक्चुअली बी होपफुल। तो आई थिंक हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पेन को अवॉइड कर रहा होता है लॉस के, तो इस चक्कर में बहुत लोग छोटा लॉस नहीं ले पाते हैं, बड़ा ही लेना पड़ता है। अब देखो कल एक ऐसी पोजीशन आई मेरी, कल की बात है, ठीक है, एक्सपायरी थी, तो मेरे पोजीशंस एक्सपायर हो रही थी। मारुति में एक पोजीशन थी जो पॉजिटिव चल रही थी, ठीक है, अचानक से मारुति ने वन साइड मूव मार दिया और मेरी कॉल बेची हुई थी, जो टेक्निकली समझ सकते हैं, सितंबर एक्सपायरी की कॉल बेची हुई थी, बहुत पहले से बेची हुई थी, तो उसमें अच्छा खासा डिके लग चुका था, हार्डली कुछ रुपए की बची होगी। हाँ, मतलब मैंने 30 में बेचा था, वो 12 रुपए रह गई थी। अच्छा। तो और मुझे पता था कि यार ये नंबर नहीं आएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो मेरे को पूरे पैसे बन जाएंगे, तो आई वाज वेटिंग। वो नंबर अचानक से 12 से लेके 30 हुआ, 35 हुआ, और मैंने देखा वो मेरा जो लेवल था उसको ब्रीच कर दिया, तो मैंने उस पोजीशन को काट दिया, 35-40 रुपए पे काट दिया, 10 रुपए का लॉस लिया, काट दिया, ठीक है। वो पोजीशन क्लोज हुई है 220 पे। सोचो मेरा कितना बड़ा लॉस, कितना बड़ा 12 रुपए से 220। हाँ, 12 से 220 पे क्लोज हुई है, सेम डे 12 रुपए पे स्टार्ट हुआ था दिन और 220 पे क्लोज हुआ है, और मैं 40 पे आउट हो गया था। और ये आपने सोचा होता कि तो बस टेम्परेरी है, वापस नीचे आ जाएगा, खत्म हो जाता। पर वो 10 रुपए का पेन लिया ना मैंने, 18,500 रुपए का, 1850 बेचे हुए थे। वो 10 रुपए का पेन ने आपको ऑलमोस्ट 170-180 रुपए का पेन से बचा। हाँ, ये भी हो सकता था, ऐसे भी होता है कि हम खत्म करते फटाक से नीचे आ जाता। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू लिव विद इट। आप रिमोर्स बना लो, दुखी हो जाओ, पर आपने वो दिन वो काटना है, वो डिसीजन लेना है, चाहे आपके आंख में आंसू क्यों ना हो, आपको वो डिसीजन लेना है, बिकॉज यू आर लेटिंग गो ऑफ अ हैंड टू सेव योर बॉडी। यस, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस यही सीखना, अगर ये सीख गए तो आप गेम जीत जाओगे, बिकॉज सी जब तक आप पिच पे रहोगे तो आप रन बना पाओगे, अगर पिच पे नहीं रहोगे तो रन कहां से बनेगा यार? तुम लोग पहले बॉल पे आके शोएब अख्तर को छक्का मारो तो तुम कैसे खेल लोगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोग है ना, इससे देखिए, मैं तो बार बार लोगों को ये कहता हूं कि अवॉइड, आइडियली अवॉइड, बिकॉज वी आर नॉट एज अ रेस। भारतीय जो रेस है वो रिस्क टेकिंग रेस नहीं है। अमेरिकन आर रिस्क टेकर्स, और वो रिस्क टेकर्स ऐसे नहीं है अंधे। सबसे ज्यादा स्टडी अगर कोई ट्रेडिंग में करता है तो वो अमेरिकन ही करते हैं। राइट एल्गोरिदम्स, राइट इंडिकेटर्स, राइट थिंग्स, वो स्टडी करते हैं प्रॉपर्ली, और वो लॉस काटना जानते हैं, रूथलेस इन लॉस कटिंग, ठीक है। हमारे यहाँ ना ट्रेंड ही नहीं हम ये सब चीजों को लेके, तो तुम जिस चीज के लिए ट्रेंड ही नहीं हो तो वो करो ही मत ना यार। माइट एज वेल डू समथिंग बेटर देन दैट व्हिच इज इजियर। तो ये मतलब, और अब तो बार बार सेबी बेचारी आके बोल रही है कि मतलब आई वाज शॉक्ड टू सी 1,81,000 करोड़ का लॉस हुआ है पिछले 3 साल में एफएनओ ट्रेडर्स को। कैन यू इमेजिन? मतलब रिलायंस का 2 साल का प्रॉफिट हमारे जनता ने ऐसे ही मस्ती मस्ती में खो दिया। दिस इज नॉट डन, मतलब दिस इज अब्यूज ऑफ योर कैपिटल एंड इट शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। यही पैसा अगर आप बेसिक एसआईपी भी करते रहे तो आज कहां पहुंच चुका होता। ट्रू। एसआईपी जब हम बात करें, आपने बताया कि आप 8-9 साल या उससे भी ज्यादा से एसआईपी कर रहे हो, तो ऐसी कोई स्टोरी रही है आपकी जिससे हम बता पाए सबको कि यार कितना कुछ हो सकता है कितने कम टाइम में, या फिर लंबे टाइम तक बैठना कितना जरूरी है? देखिए, मेरी बहुत लर्निंग्स रही हैं इस जर्नी से। इसने मेरे को ना एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन बहुत डेवलप किया है। मेरे को बहुत शांत बना दिया है और मुझे ओवर एक्सपेक्टेशन से दूर कर दिया। आई थिंक ये एक बहुत मेरे लिए अचीवमेंट हुई लाइफ में, बिकॉज वॉरेन बफे भी ये बात कहते हैं कि इफ यू वांट अ रिलेशनशिप टू गो लॉन्ग, ये ट्रस्ट की बात नहीं है, कुछ नहीं, आपका एक्सपेक्टेशन कम होना चाहिए। तो आई थिंक SIPs have made me humble as a person,
because they have shown me the best, they have shown me the worst, they have shown me everything. And 9 years into SIP, तो बहुत कुछ देख लिया. तो एक मेरा SIP स्पेसिफिकली मैं हमेशा उसको बहुत एग्जाम्पल को कोट करता हूँ, बिकॉज उसने मेरे को रियली एक अलग ही बंदा बना दिया. बाकी सब SIP ठीक चल रही थी, तो ये मैंने मिड कैप स्मॉल कैप SIP चालू की थी DSP की, and 30,000 a month. It was started in September 2016. Okay. Which is 8 years now, मतलब 96 months हो गए. और 30,000 रुपये महीना जा रहा था, अभी भी जाता है. और पहले 3.5 साल, जब एक February 2020 तक, February March 2020, which is 3.5 years, the returns were 0. ठीक है, मतलब जितने का रुपी एवरेजिंग हुआ उतने का ही NAV चल रहा है. तो there is 0 gains in my stock. 4 साल में, 3.5 साल में. So that's almost what 42 months of constant investment without any returns. जहाँ तक चलो, वैसे यहाँ तक ही आधे लोग हार जाएंगे, but the story becomes worse. March 2020 आ जाता है, कोविड आ जाता है, and it plummets by 25%. I'm using the word plummet because 2 महीने के अंदर 25% एक म्यूचुअल फंड में ड्रॉप होना बहुत बड़ी बात है. अब यहाँ तक तो डेफिनेटली लोग हार जाते हैं, ठीक है, पर हमारे यहाँ गुरुजी काम आते हैं. देखो, जब आप सही गुरु पकड़ लेते हो ना तो काम हो जाता है. तो गुरुजी बोलते थे वॉरेन बफे की, भाई व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी. तो मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, मैंने SIP कंटिन्यू चलती थी. कट टू टुडे, I have invested around about 27-28 lakhs in that fund, and that fund is worth 82 lakhs. Wow, that's 3 times with a CAGR of 27%. IRR जिसे हम कहते हैं. ये half the time वो नेगेटिव थी. 4 साल, हाँ 4 साल तक, 3.5 पौने 4 साल तक तो नेगेटिव था. अगर मैं वो नेगेटिव के टाइम खींच लेता बाहर, तो क्या मैं ये खा पाता जो मैंने अब खाना है? That's it, that's the math. और यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जर्नी. हाँ, मुझे ये बात पता है कि ये अभी 26% इज अ गिफ्ट. इट्स अ गिफ्ट. हो सकता है ये धीरे धीरे और ऊपर नीचे होके 20 साल के दौरान 14-15% पे आ जाए. आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन को रैशनलाइज करना सीख लिया है. इफ आई एम एबल टू मेक एवरेज रिटर्न्स फॉर अबव एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, आई एम हैप्पी विद दैट. उस कंपाउंडिंग इफेक्ट टाइम से आता है, रिटर्न से नहीं आता. लोगों को गलत धारणा है, मैं जितना तेजी से पैसा मल्टीप्लाई करूंगा उससे फायदा ना. जितना ज्यादा समय आप मल्टीप्लाई करोगे उतना आपके पास फायदा होगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से टुडे माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल इज 5 crore rupees. ठीक है. आई एम 40. मैं अभी कोई पैसा नहीं डालता, छोड़ देता हूँ उसको. ठीक है. आई एम मेकिंग रीजनेबली गुड मनी, आई कैन एंजॉय. आज के बाद मेरे को 1 रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं. मैं अपने घर के खर्चे निकाल के, बच्चे की फीस निकाल के, सब करके आई कैन लिव अ उबर लग्जरी लाइफ. ठीक. आई कैन ड्राइव अ मर्सिडीज, ये वो जो चाहिए मेरे को, बिजनेस क्लास, एवरीथिंग. नाउ लुक एट दिस, व्हाट हैज हैपेंड टू दिस 5 crores एट द एज ऑफ 70. लेट्स से मनी कंपाउंड्स एट 12%, 12% पे कंपाउंड करता है, तो 6 साल में डबल. 6 साल में डबल. 30 साल की अवधि है, तो कितनी बार डबल होगा? 5 बार. तो 2 into 5 10? नो, 2 raised to 5, 32. हर 5 साल में पहले 5 करोड़ को 10 करोड़, 10 का 20, 20 का 40. अब 32 गुना होगा. कितने का? 5 करोड़ का. Which is how much? Which is almost 160 crores. तो मतलब अगर हम 40 साल की उम्र में भी 5 करोड़ का फंड लाके छोड़ दो, नो SIP करने के 12% तो ठीक रिटर्न है यार. गलत रिटर्न तो नहीं मांग रहा मैं. बिल्कुल ठीक है. बल्कि लोग कहेंगे कि 1-2%, 3% आप कम मैं कहता हूं नहीं करना भाई. सेफ साइड पे कैलकुलेशन है. एवरेज रिटर्न्स फॉर अबव एवरेज नंबर ऑफ इयर्स. यस, दैट्स द मैथमेटिक्स. एवरेज रिटर्न्स फॉर अबव एवरेज नंबर ऑफ इयर्स. पर ये मानसिकता है ना, बनती नहीं इतनी आसानी से. अब मेरे को जब इतना कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, तो मैं शांति से बैठा हूं. मैं उछल रहा नहीं हूं, मैं कूद रहा नहीं हूं ये सब चीजों के पीछे. मुझे पता है मेरा 5 करोड़ 200 करोड़ हो जाएगा 30-35 साल बाद. तो अब एक कंपाउंडिंग और, जस्ट इमेजिन वन मोर कंपाउंडिंग आफ्टर दैट एट 76, दिस नंबर बिकम्स 300 crores यार. अब 300 करोड़ की तब की वैल्यू भी अगर मैं देखूं तो आज के हिसाब से एटलीस्ट उसकी 1/10 तो होगी. तो आज की वो 35 करोड़ की वैल्यू हो गई. और ये लाइफ जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और बहुत है. तब भी बहुत है, अब भी बहुत है, हमेशा बहुत है. तो इतना इजी था कि 10 साल कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट किया, वो नंबर आ गया. अब इस नंबर को छोड़ दो. वैसे मैं छोड़ा नहीं है, आई एम स्टिल इन्वेस्टिंग. बट किसी को छोड़ना अगर इनके, हाँ, किसी को लगे कि नहीं यार मेरे पास अब मेरी एक्टिव इनकम मस्त हो गई, मैं 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, कि मैंने अपने आप को अब वो कर दिया, मेरे पास 5 करोड़ का कॉर्पस भी बन गया. तो आप जियो ना, अच्छी जिंदगी जियो आज. पर मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जीने का डिसीजन पहले ले लिया, उन्होंने तब मर्सिडीज ले ली जब वो होंडा ले सकते थे. मैंने तब होंडा ली जब मैं मर्सिडीज ले सकता था. बस वो आज बेचारे फिर भी फंसे हुए हैं. वो 6 लाख की तनख्वाह में 30,000 की SIP नहीं कर पाते, क्योंकि उनपे इतना बर्डन आ चुका है.
लाइफस्टाइल बर्डन आ चुका है, ठीक है, और हम यहाँ पे फ्री हो चुके हैं, हमने अपना टाइम वापस खरीद लिया और मजे कर रहे हैं। अब ये जगह पहुंचने पे आपको ये हो सकता है, लोग बोले अरे यार ये तो कुछ और मतलब फ्रॉड है ऐसा वैसा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं तो फ्री हूँ, तुम कुछ भी लिख लो, मैं तो फ्री हो गया। तो यू हैव टू मेक दैट कॉन्शियस कॉल, भाई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी ने यही तो कहा था। तो अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो खून तो देना पड़ेगा बॉस, शुरुआत की खुशी को तो आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ताकि जिंदगी भर, अब आप सोचो क्या नंबर्स हैं यार, कोई सोच ही नहीं सकता। एक्चुअली ये मैथ है ना ईशान, कोई सोच नहीं पाता कि यार इतना भी पैसा बढ़ सकता है। और अगर आप बताओगे भी ना तो इंडिया में सबसे पहले मेंटालिटी ये है, वो आपको गलत सोचेंगे रादर देन थिंकिंग कि ये सच में सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। देखो एक मैं मजेदार एक्सरसाइज करता हूँ, चलो आपके साथ शायद मैं इस पे फेल हो जाऊं बिकॉज आप मैथ्स में अच्छे हो, पर फिर भी आई विल मेक इट अब आप पास होगा तो मुझे बड़ा गलत लगेगा। व्हिच इज व्हाट इज 8 + 8 + 8 + 8? 32. What is 8 into 8 into 8 into 8? Roughly around 524. So it was easier to do the sum up, Yeah. but very difficult to do the multiplication. That's it. आप सोच नहीं पाते कि कंपाउंडिंग में कितना बड़ा नंबर क्रिएट हो जाता है। मैथ आप ये सम अप आप कर सकते हो, पर मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल का नंबर ही नहीं समझ आता लोगों को। मैंने बहुतों को पूछा कि 40 साल बाद ये पैसा कितना होगा, अभी 5 करोड़ है सर, 40 साल बाद 15 करोड़ हो जाएगा। सोच ही नहीं पाते, they are not able to think that number can become 300 crores. एक्सपोनेंशियली नहीं सोच ही नहीं पाते because that डबल का इफेक्ट समझ ही नहीं आता उनको। सोचो वो कह रहे हैं 5 करोड़ का 40 साल बाद, मैंने पूछा था, बोलते 15 करोड़, जबकि 40 साल बाद दिस नंबर इज ऑलमोस्ट गोना बी 500 crores. They are wrong by 30 times because they don't understand the math of compounding. आज वॉरेन बुफे ने जब 62 के हुए तो उनकी नेटवर्थ कुल मिला के $3 बिलियन थी। 11 से 62 तक $3 बिलियन थी, 62 से 92 $200 बिलियन है। आज राकेश झुंझुनवाला 62 की उम्र में चले गए, उनकी 6 बिलियन की नेटवर्थ थी। अगर वो 90 तक रह जाते और ये सेम मैथ मेरे वाला सिर्फ 12% वाला लग जाता उनको, तो उनका पैसा $180 बिलियन होता। $180 बिलियन। इसके आसपास ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में नहीं है वो, एक पार्ट आता है लोगों के थ्रू कि यार अगर मैं सारा पैसा SIP में डाल दूं या मैं इतना इन्वेस्ट कर दूं, 60 साल की उम्र में मैं क्या करूंगा उस पैसे का? क्या मैं उसमें गाड़ी चला सकता हूं? क्या मैं उसमें घूम पाऊंगा? मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा। तो इसका आपका क्या आंसर है? देखिए मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ SIP, मैं क्या SIP कर, मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं सब कुछ करता हूँ। पहली चीज है, आप है ना बड़े लोगों को सुनो। चार्ली मंगर कहते थे द फर्स्ट 100K इज अ बिच। तो पहला $1 लाख बिच मतलब मुश्किल है। भारत में पहला 1 करोड़ मुश्किल है, अगला 2 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ तक बहुत आसान है, पहला 1 करोड़ बहुत मुश्किल है। ये आपको स्क्वीज करना है, इसके लिए आपको जीना मरना पड़े, कटना पड़े, काटना पड़े, कुछ भी करो, पहला 1 करोड़ लेके आओ। अब वो जितना जल्दी लाओगे ना उतना आपकी लाइफ आगे इजी होने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट 100K इज अ बिच, तो उसको आप पहले क्लियर करो, ठीक है। अब जब भी आपको लाइफ में एंजॉय करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए बजट बनाओ कि मैं अपने पैसे में से इतना पैसा एंजॉयमेंट के लिए रख रहा हूं। अब क्या होता है कि लोगों को इतना ही नहीं पता कि उनका पैसा जा कहां रहा है, वेयर आर दे इन्वेस्टिंग, वेयर आर दे स्पेंडिंग देयर मनी। टुडे दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद द यूथ। मेरी क्लास में चल रहा होता है, मैं पूछता हूं पैसा कहां गया सर, पता ही नहीं। फिर जब बेचारे अपना निकालते हैं बजट तो ऐसा सर पकड़ के बैठ जाते, बोले ये क्या कर रहा था मैं। तो भाई पहले पता तो कर लो पैसा कहां जा रहा है। तुम खुश हो रहे हो, ट्रैवल, तुम्हारी खुशी है ट्रैवल होना, करना है, ट्रैवल, बाहर खाना है, पीना है, कुछ करना है, कोई भी एक खुशी होती है ना, आदमी की खुशी होती है कि यार मैं बाहर खाना चाहता हूं, या मैं मेरे पास बाइक होनी चाहिए, लेजर एक्टिविटी कोई भी। मैं नहीं कह रहा खुशी के लिए मतलब अपनी खुशी को मारो, मैं कह रहा हूं उसके लिए बजट कर दो। और अगर बजट करना है तो कहीं और तो कम करो। अब हरी चीज तुम्हारी खुशी होने वाली तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम बोलोगे ठीक है यार मैं ना टीवी नहीं देखूंगा, सब्सक्रिप्शंस नहीं करूंगा, तो मेरे पास पैसे बचेंगे, 2,000 रुपये महीना बचेगा, मैं उससे रॉयल एनफील्ड ले लूंगा जिसकी EMI 2,000 रुपये आएगी या 3,000 रुपये आएगी। तो आप खुश हो गए ना, आपके लिए रॉयल एनफील्ड इंपॉर्टेंट थी। अब वो बुड़बुड़ करते हुए बाइक लेके चले गए, अब मजा आ रहा है आपको, लेह लद्दाख जा रहे हो, घूमो फिरो मस्ती करो। बट नहीं जी, मेरे को सिगरेट भी पीनी है, मेरे को दारू भी पीनी है, मेरे को बाहर भी खाना है, मेरे को बिंज वॉच भी करना है, और मेरे को बिंज ईट भी करना है घर पे बुला के स्विगी जोमेटो से, देन यू आर नॉट गोना लिव अ हैप्पी लाइफ। तो आज भी जियो, कल बेहतर जियो, बजट करो बस, रूथलेसली मर्सीलेसली उस कॉस्ट को काटो जिसकी जरूरत नहीं है, और जहां हैप्पी, जो चीज आपको हैप्पी करती है, खुश करती है, उसके लिए एलोकेशन करो। आपको महीने भर साल भर बाद दुबई जाना है, 50-60 हज़ार रुपए चाहिए, तो महीने का निकालो ना 4-5 हज़ार रुपए, जो फालतू काम कर रहे हो उसमें से 4-5 हज़ार निकाल के इसमें डाल दो। मुझे लगता है आजकल की जनरेशन में एक और इशू ये है कि हम ना एक बहुत ही ज्यादा कंजम्पशन ड्रिवन बन गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया।
कि अभी एक बहुत फेमस चीज चल रही है कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट। आधे से ज्यादा लोगों को कोल्डप्ले के बारे में इतना डिटेल में पता भी नहीं है, बट दे आर स्टिल बुकिंग, क्योंकि वो एक अब एक सोशल स्टेटस या सिंबल स्टेटस बन गया है कि हमको स्टोरी डालनी है, हमको रील डालनी है, हमको दिखाना लोगों को हम यहाँ पे गए हैं। और वहां पे भी आई थिंक वो बहुत पैसे लूज कर देते हैं या सही जगह डालते नहीं उन पैसे को। आई थिंक देखो, द सिंगल लार्जेस्ट फाइनेंशियल स्किल यू कैन एवर डेवलप इज लैक ऑफ फोमो। अब आप लोग संजय सर, ये तो आपको बोलना चाहिए था एक्सेल शीट या म्यूचुअल फंड का नॉलेज, सीएफए, एनएससी के कोर्स कर लो। इट इज प्योरली लैक ऑफ फोमो। मतलब यू शुड बी अवे फ्रॉम फोमो। फोमो आपको मार देगा बॉस, खत्म कर देगा। एनी वे टू बिल्ड इट, लैक ऑफ फोमो वाला? सी, लैक ऑफ फोमो बेसिकली यू हैव टू बी डिटैच्ड। आपको ये सब इंपैक्ट नहीं करता। हाउ कैन अ कोल्डप्ले कॉन्सर्ट डिफाइन योर आइडेंटिटी? ऑफ कोर्स, ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा, लेजिटिमेट प्राइस पे नहीं मिल रहा, तो व्हाई यू गोना बाय इट एट 2 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस? ये परिवार का पैसा नहीं, आपको आपके ऊपर सोशल डेट भी है बॉस। आपको अपने परिवार में भेजना चाहिए था पैसा। अगर आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप गरीब परिवार से हो, तो आपके ऊपर एक सोशल डेट भी है। यू हैव टू गो एंड सेंड दैट मनी टू बैक टू होम। हाउ कैन यू वेस्ट दैट मनी? है कुछ पागल जिनके पास प्लेथोरा ऑफ पैसा, उनको जाने दो, वो करेंगे सेल्फी वेल्फी, तुम देख लेना। वन डे आपका भी दिन आएगा, पर आज नहीं है। और अगर आपने आज वो दिन लेके आए, तो आपका वो दिन कभी नहीं आएगा। सिंपल सी बात। तो आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे जीना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया ने सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे लेके आ गए। बड़े प्लेजर के लिए छोटा प्लेजर आज गिव अप करना पड़ेगा। एक्चुअली लोग ना प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में फर्क नहीं जान रहे। ये जो आपने वर्ड यूज किया, परफेक्ट वर्ड यूज किया। दिस इज प्लेजर, नॉट हैप्पीनेस। प्लेजर इज डोपामिन और हैप्पीनेस इज सेरोटोनिन। हैप्पीनेस इज व्हिच इज लॉन्ग टर्म। ये क्या है, कोल्ड पे तो 3 घंटे का है ना, उसके बाद खत्म ना। उसकी शेल्फ लाइफ क्या है? 3 घंटे, 2 रील, दैट्स अबाउट इट। एंड फॉर दैट यू आर गोना पे व्हाट? 2 लाख, 1 लाख। और बहुत तो मुंबई के है भी नहीं। हाँ, और अरे भाई, तुम बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास उतना पैसा ही नहीं है कि तुम अफोर्ड कर सको। एंड इफ यू कीप ऑन बाइंग थिंग्स व्हिच यू डोंट वांट, सडनली सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स व्हिच यू वांटेड। तो आपकी राइट चीजें चली जाएंगी, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं पाओगे। फिर आप स्लेवरी में रहोगे ना। आप एक तरफ रोते हो कॉर्पोरेट स्लेवरी में नहीं रह रहा, एंड देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि जॉब गलत है, ये गलत है। अगर आपकी सिचुएशन, आपको जॉब कर, मैंने भी 16 साल जॉब किया है, पर मेरा ये कॉन्शियस एफर्ट था कि मेरे को बाहर निकलना है इससे, एक दिन बाहर निकलना है। वो निकल गए हम, पर उसके लिए प्लान करना पड़ता है ना। तो आप पहले फोमो से बचो। ये सब अपना काम, जो चीज आप अफोर्ड कर सकते हो वो करो। हाँ, ये होता कि लेजिट आपने कोल्डप्ले के लिए कुछ सेविंग की होती और आपको राइट मिल जाता, या बहुत बड़े फैन हो, हाँ, या फिर आपका चलो बहुत बड़ा एस्पिरेशन था लाइफ में, तो आपने कुछ उसके लिए बंदोबस्त किया, तो अलग बात है यार। जस्ट बिकॉज माय एक्स सम फ्रेंड इज गोइंग, और अभी तो पहले मैं कोल्डप्ले की लिस्ट निकालू कि यार साले गाने कौन से भाई के, अभी तो यही नहीं पता। मेरे को किसी ने पूछा, मैंने बोला ये गाने कौन से इसके, तो फिर वो कोई ये गाना बता, हाँ सुना तो है, बट मेरे को नहीं पता था कोल्डप्ले का। सो फॉर मी इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू बी। हाँ, बैकस्ट्रीट बॉयज केम टू दिल्ली एंड आई वेंट बिकॉज फॉर मी दे वर लाइक माई चाइल्डहुड एवरीथिंग, यू नो, आई हैव हर्ड देम, मैंने बहुत सुना है उनको। तो जब वो दिल्ली आए तो मैंने उनका फ्रंट सीट लिया 25,000 रुपए देके, बट आई कुड अफोर्ड एंड आई वाज इन truly madly deeply love with it. That made me happy. That night was very happy for me. Real emotion. और मैं इतना खुश हुआ क्योंकि मेरे बचपन के अंदर, just imagine 20 years back I roll back and hear those songs, relive those moments with my friends जो उस टाइम वहां थे, शायद मेरे साथ अब नहीं है। तो एक वो अलग you know था, इन सबको स्टेज पे एक साथ देखना। हम वीडियोस देखते थे उस टाइम पे इन लोगों की, तो दैट, बट आई कुड अफोर्ड a 25,000 रुपए टिकट। और आपके फेस पे दिख रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल, और दैट वाज द ओनली गोल। ये नहीं कि स्टोरी डालनी है, शायद आपने डाली भी नहीं, आपने डाली भी नहीं होगी। एक स्टोरी नहीं डाली मैंने अपने पूरे इंस्टाग्राम पे किसी पे कि मैं गया था। मैं गया, आई बिलीव दैट इफ यू वांट टू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, कीप द डैम फोन इन योर पॉकेट। कीप द डैम फोन इन योर पॉकेट। आप लिव करो ना, उस मोमेंट को लिव करो। लोग जाते हैं एक जगह पे, बहुत सुंदर जगह, फोटो खींच, अरे फोटो लिव करो, उसकी चीजों को देखो, स्लाइटेस्ट चीजों को देखो, फील करो उस जगह को, and then take out the camera and click 3, 4, 5 pictures. Bloody you're going and just starting, अच्छा मैं यहाँ हूँ, देखिए मैं यहाँ हो गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ हो गया। What is it for? For that 24-hour story? और आप जो उस समय वहाँ हो, when you are present there, for which you had spent so much money and effort and everything, you are not living it. तो मेरे हिसाब से फोन निकालना ही गलत है। आप तो जेब में रखो फोन, जब तक आप पहले पूरा लिव नहीं कर लो मोमेंट को। जैसे ना एक स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस कहावत होती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आई ऑलवेज से कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड इज एक्चुअली योर एनिमी। आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हो एंड सोशल स्टिग्मा में फॉलो कर रहे हो, आउट ऑफ प्रेशर फॉलो कर रहे हो, या फोमो में फॉलो कर रहे हो, बट यू आर डूइंग इट। और उसके अंदर हम खुद रियलाइज नहीं करते कि हमको ये करना है या नहीं करना है। सही कह रहे हो। देखो, आप ना या तो अफीम खा सकते हो या अफीम बेच सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने सोशल मीडिया की अफीम खानी चालू कर दी तो वो आपके पैसे खत्म कर देगी। पर यही सोशल मीडिया पे अगर आपने अफीम बेचनी चालू कर दी, इन द सेंस कि आप क्रिएटर बन गए, जैसे हम लोग बने, हमें एक अलग एफर्ट लगता है भाई। लगता है। I yesterday was shooting for my week and I know how much painful it is to create a hook, to create a thing and this करो, फिर
उसको एडिट करवाओ, ये सब. तो वी टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू व्हाट वी प्रेजेंट टू पीपल. बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये तो दुख नहीं है कि आई एम बीइंग कंज्यूम्ड बाय सोशल मीडिया. आई एम कंज्यूमिंग सोशल मीडिया, या मतलब आई एम मेकिंग सोशल मीडिया माई फ्रेंड हियर. बट आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ जो ट्रेंड फॉलो करता रहेगा कि मुझे कोल्ड प्ले जाना है, मुझे दिलजीत जाना है, ये जाना है, उसको ना लूज अ लॉट ऑफ मनी. आपने कंटेंट क्रिएशन की बात करी, उसमें ना एक और जो कंटेंट क्रिएटर नहीं है उसको बाहर से लगता है इट्स वेरी इजी, बट यू टॉक्ड अबाउट द एफर्ट्स. अभी ना बीच में एक चीज ट्रेंड कर रही थी कि जो डॉली चाय वाला है, ही चार्जेस 5 लाख फॉर वन पॉडकास्ट, और IIM बैंगलोर का लोएस्ट पैकेज वाज 4 लाख. तो सब लोग जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे या जो पढ़ाई कर रहे थे, MBA कर रहे थे, वो कहते हैं कि यार इससे चलो डॉली चाय वाला बन जाए. बट in real world, डॉली चाय वाला बनना is like 100 times more difficult than cracking CAT exam. And people don't realize it. See, डॉली मैं तो मिला हुआ हूँ. अच्छा. I met डॉली personally also, and see डॉली को ना आपको 2-3 लेंस से देखना पड़ेगा. See, that guy is there for 14 years. उसकी टपरी वहाँ 14 साल से. 14 साल से, वो भी टपरी बना के 14 साल. ठीक है. अभी कोई मेरे को आदमी दिखा दो जो 14 दिन एफर्ट मार ले. Exactly. और he's been posting content from I think 2019 or 20 regularly. Third thing, रोज सुबह उठ के उतनी ही एक्साइटमेंट से चाय पिलाता है. उसकी चाय में कोई अलग बात नहीं है, नॉर्मल चाय है. एक्सपीरियंस अलग है. एक्सपीरियंस अलग है. जो वो वहाँ मस्ती करता है, गोल्ड का कुछ पहन के आता है, चश्मा पहन के आता है, लोगों के साथ एंगेज करता है, चाय का प्याला भरता है, ऐसे आपके मुंह के साथ उड़ाता है, ऐसे उड़ाता है, दीप के आगे से दूध निकालता है. Now, how many of you can actually do that for so many years? आप नहीं समझ रहे. ही इज एट इट. पानी में क्षमता होती है पत्थर को तोड़ने की, पर एक ही जगह गिरते रहना पड़ता है. पानी में क्षमता होती है पत्थर को तोड़ने की, पर एक ही जगह गिरते रहना पड़ता है. तो इसी तरीके से आप डॉली चाय वाला के आउटपुट को देख के खुश हो रहे हो और सोच रहे हो मैं वो आउटपुट ले पाऊंगा. भाई का इनपुट स्कोर भी तो देख लो क्या था. उस आउटपुट को लाने के लिए इनपुट क्या होता है. जैसे मैं शास्त्रों में बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं हमारे गुरु के पास जब जाता हूँ, he speaks भागवतम, भगवत गीता so fluently. He's in Indian Institute of Sciences pass out है. And मैं ऐसे ना मंत्र मुग्ध होकर सोच, मैं कब ऐसा बोल पाऊंगा, ऐसे प्यार ऐसे मतलब इतने प्यार से बोल पाऊंगा और संस्कृत में इतना ग्रिप आ पाएगा मेरा. And I realized this man is doing it for the last 12 years, consistently waking up at 4 a.m, reading Shastra for 6 hours, 7 hours a day, practicing them, giving lectures. And that's why that output, इसलिए वो आज वहाँ है. तो मैं उनके आउटपुट से इम्प्रेस्ड बहुत हूँ, खुश हूँ, डिजायरस भी हूँ उस आउटपुट का. पर जो इनपुट डालना पड़ेगा उसके लिए, वो तो मुझे ही डालना पड़ेगा. उन्होंने तो डाल दिया. तो पीपल आर इवैल्यूएटिंग आउटपुट्स, फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं, प्रोसेस नहीं देख रहे, इनपुट्स नहीं देख रहे हैं. और इनपुट्स आर वेरी वेरी नॉन रिवॉर्डिंग इन दी अर्ली जर्नी. मुझे याद है जब मैं इंस्टाग्राम चालू किया या यूट्यूब चालू किया, 1 view, 2 view, 5 view, 10 views. We all have been there वहाँ पे. हाँ, and all of us have been there. मतलब किसको वो लाइक ही नहीं आता, 2 लाइक. अच्छा, एंड यू फील दिस रील तो बॉस ये तो 1 मिलियन, ये तो जा रही है बस. 100 व्यू, 150 व्यू, और 100 से 101 होने में पता चलता है 3 बार किया तो हमारा ही व्यू आ गया. हाँ, ये भी होता है. सो इनपुट तो देना पड़ता है ना. आज हाँ संजय, you're 6 lakh here, 3 lakh here, growing by more than 1 million a month, oh sorry, a lakh or lakh and a half a month, but that has taken something to reach there. तो इसीलिए आप IIM बैंक से हो या कहीं से भी हो, और आज आप फील कर रहे हो, लो कर रहे हो, तो आप जो भी जर्नी चुनोगे, जो भी आपकी जर्नी है, तो उसमें आपको पहले 1000 दिन 10 घंटे, जो आउटलायर्स का भी रूल है 10,000 आवर्स का, वो तो देना पड़ेगा. और विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड देना पड़ेगा. मैं लोगों को कहता हूँ अपने बोर्ड पे ना 1000 उल्टा लिख दो. 1000 लिखो, फिर एक काटो, फिर 999 लिखो, फिर काटो. एक दिन जाता है तो. और 0 आने तक 1 भी रुपए की उम्मीद मत करो कि कुछ तुम्हारी लाइफ में होगा. हो गया तो भगवान की कृपा है, पर कुछ होगा नहीं. इतना कर सकते हो तो आओ, किसी भी फील्ड में आओ, कोई चक्कर नहीं. मुझे ना SIP के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछना था आपसे. अब जैसे कोई आजकल SIP का ट्रेंड है इंडिया के अंदर, विच इज़ वेरी गुड. 20-25 साल से लोग शुरू कर रहे हैं, बट अभी ना एक टाइम आएगा जहाँ पे उनको वो कॉर्पस है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, एंड वो अमाउंट आपको इमोशनली थोड़ा सा इधर उधर करेगा, क्योंकि अभी 10,000 लगे हैं, 20,000 लगे हैं, बट कल को जब वो 10-15 लाख, 25 लाख, 30 लाख होंगे, शायद बहुत लोग कंटिन्यू ना कर पाए या उसको डर के चक्कर में निकाल दें. उस टाइम पे हाउ डू यू बिल्ड द पेशेंस और हाउ डू यू कंटिन्यू? देखो, इसीलिए मैंने कहा है कि पहले इन्वेस्ट करने से पहले गोल बनाओ, और गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करो. तो आपके लाइफ के 3-4 बड़े गोल होंगे. एक होगा, लेट्स से इफ यू आर वेरी यंग, यू स्टार्ट, आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, शादी करनी है, बच्चे चाहिए, बच्चों के लिए कुछ करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपना खुद का रिटायरमेंट. ये 5 बड़े गोल्स हैं. हाँ, मीडियोकर गोल्स लाइक, सॉरी नॉट मीडियोकर बट इंटरमिटेंट गोल्स लाइक ट्रैवलिंग टू सम यूरोपियन डेस्टिनेशन. तो जब आप
किसी गोल के पर्पस से इन्वेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जिस दिन वो गोल का दिन आ गया, अब 5 साल निकल गए, गाड़ी खरीदनी थी, 5 साल हो गए, आपने सोचा था 2 लाख का कॉर्पस बन जाएगा निवेश करते करते, वो 2 का बन गया, निकालो गाड़ी लो। अब क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? अब फिर चिंदीगिरी मत करो। अब जो आपने मैनिफेस्ट किया था या फिर अट्रैक्ट किया था या आपने गोल बनाया था उसको लिव करो ना। 5 साल निकल गए, गाड़ी के पैसे भी जमा हो गए, वो 2 की जगह हो सकता है 2.25 जमा हो गए, या 2 की जगह 2.25 जमा हो गए, डिपेंड्स ऑन मार्केट, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहेगा। तो आप पैसा निकालो और गाड़ी ले लो। हाँ, 10 साल बाद सोचा था कि मैं अब्रॉड जाऊंगा, उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख बन गए, जाओ घूमो फिर के आओ। सोचा था ना जाओगे तो जाओ, किसने मना किया? और 25 साल बाद रिटायर होऊंगा तब मेरे को 5 करोड़ का कॉर्पोरेशन हो गया रिटायर, चलो अब क्यों डाल रहे हो? अब जैसे मैं क्लियर हूं, मेरा एक फंड है मेरे बेटे की एजुकेशन का है, ठीक है, उसमें महीने का आई थिंक 20,000 डाल जाता रहता है। I know that when he turns 18, that's 8 years from today, that fund will be around anywhere in the range of 1.5 to 2 crore rupees. That fund goes to him. तेरे को जो करना कर, हार्वर्ड जाना है हार्वर्ड जा, स्टैनफोर्ड जाना है स्टैनफोर्ड जा, जहां जाना है जा। बस हो गया ना, वो पर्पस ही था ना उस फंड का। और अगर वो नहीं जाना चाहता तो भी मैं उसको दे दूंगा कि तू रख, ये तेरे लिए ही था, मेरा था ही नहीं है। तो अब जो बचा हुआ है वो मेरा था, जो मेरे पर्पस के लिए था, मेरी लाइफ के लिए था, वो चलता रहेगा जब तक 2 साल और 3 साल और जब तक मैंने गोल रखा उसका। That's it. तो आपको पैसे को नहीं देखना, आपको गोल को देखना है। जब आप गोल को देखोगे आप पैसे को भूल जाओगे। गोल आ गया, जिस दिन गोल सोचा था आ गया, ओके निकालो, गोल को लिव करो, फिर उस दिन पोस्टपोन मत करो। देन यू आर एक्चुअली जस्ट ट्राइंग टू पोस्टपोन योर हैप्पीनेस। और निकालने के बाद अगर वो बढ़ जाए और तो उसको नो रिमोर्स। आपने गोल, भाई गोल था ना, आपको गाड़ी खरीदनी हो गया अगर, तो उसके बाद क्यों करना है? उसके बाद तो इट्स लाइक दिस सेइंग कि भाई मैंने 300 रन बना लिए, काश मैं तो हो सकता था 360 भी बना सकता था, रिकॉर्ड तोड़ देता। 300 बना लिए, जीत गए ना, दैट्स इट, बी हैप्पी। एक और चीज मुझे पूछनी थी, आपने CFA किया, आपने बताया कि मैंने MBA इन फाइनेंस भी किया, इसमें से कुछ भी आपको स्टॉक मार्केट में एक्चुअली हेल्प किया है, बी इट ट्रेडिंग, बी इट इन्वेस्टिंग, किसी भी तरीके से? एंड इफ यस देन कैसे? आई थिंक देखिए, मैं ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा ही नहीं है कभी ज्यादा। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू? मैं तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू किया, तो दिमाग ज्यादा लगा नहीं मेरा। ट्रेडिंग मैंने की तो ट्रेडिंग वाज मोर प्रैक्टिकल, सो आई गॉट होल्ड ऑफ फ्यू स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिस देम, लॉस्ट सम मनी, रिवाइव्ड, लॉस्ट सम मनी, रिवाइव्ड, एंड देन फाइनली फाउंड वन ग्राउंड कि यार ये बढ़िया चीज चल रही है, इसको लगाएंगे और कम करेंगे। अभी आपने मुझसे प्री इंटरव्यू भी पूछा कि संजय आप ये, मैंने आपको बताया मैं एक ही चीज करता हूँ, बहुत सिंपल, ये 2 काम करता हूँ। आपको भी लगा हाँ यार पैसे तो बन ही जाते होंगे इसके, और जितने मुझे बनाने उतने बन जाते हैं। मेरे को यार वो 10x 20x का लालच नहीं है, मेरे को तो महीने का 1.5-2% बनाना होता है, वो मेरी नींद में बन जाते हैं। वो ऐसी स्ट्रैटेजी है। कभी एक आधी बार महीने में फटका लग जाता है, 12 महीने में 2-3 महीने में फटका लग जाता है, ठीक है, वो स्टॉप लॉस लग जाते हैं। तो लाइफ बहुत सिंपल की हुई है मैंने। बट आई विल टेल यू, if you ask me between MBA and CFA what really helped, I would say CFA is gold standard. True. It is so CFA के 3 लेवल मिला के जितना फाइनेंस है वो MBA 1 लेवल, forget it, 3 लेवल। अगर आपने CFA का लेवल 1 कर लिया, आप MBA फाइनेंस से आ गए हो। सही में CFA में 10 सब्जेक्ट्स एक्चुअली फाइनेंस के, और फाइनेंस MBA में कितना ही होता है, लास्ट में ही होता है। भाई आप देखो वहां आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स कितना हैवी है उधर, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमी, FRA, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो। आई एम इन लव विद CFA यार, मतलब मैं तो एंड इट इज सो टफ, मेरे को लगता है मेरे को फिर से करना पड़े तो मैं पास भी नहीं होऊंगा। उस टाइम समा हो गया, उस टाइम समटाइम मोमेंटम में था तो पास हो गया, बट इट वाज सच अ सर्टेन एज तक आई थिंक पढ़ाई हो पाती है। नहीं ऐसा नहीं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग, बिकॉज़ बहुत लोग बोलते हैं, आई हैवंट बीन टू दैट लेवल अभी टू मेक इट अ हैबिट। देखिए अगर आपने पढ़ाई को कंटिन्यूअस नहीं रखा तो आप ग्रो ही नहीं कर पाए। आज AI का सबको पढ़ने का जरूरत है ना, बिना AI के पढ़े तो आज मजा बच जाएगा। और आई एम अ वेरी एविड यूजर ऑफ AI। तो भी आप AI पे काफी पढ़ाई कर रहे हो? बहुत। एंड सोर्सेज कौन से? देखिए मैं कोर्सेज करता हूँ, पेड कोर्सेज भी करता हूँ, फ्री कोर्सेज भी करता हूँ, खुद बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे बेटे को करवाता हूँ। माई सन नोज हाउ टू मेक PPTs यूजिंग AI, कंटेंट यूजिंग AI, एवरीथिंग। अभी एक दिन ही वाज प्लेइंग अ गेम, नाउ आई वाज सो हैप्पी लिसनिंग सीइंग दैट। तो इट वाज, आई थिंक वो वाली गेम होती है, ही इज एन एविड गेमर, तो उसको गेमर ही बनना है लाइफ में। तो वो कुछ गेम खेल रहा था जिसमें उसको कुछ फाइट वाइट का कुछ था, कुछ सीक्वेंस था, ऐसा कुछ था, तो ही लॉस्ट। तो ही केम टू मी वेरी अपसेट, करना डैड क्या करें। मतलब एक काम कर तू, व्हाई डिड यू लूज, राइट दोस रीजंस, ठीक है। तो उसने 3 रीजंस आइडेंटिफाई किए कि मैं क्यों हारा। बैठ के पहले थोड़ी देर सोचा, फिर आइडेंटिफाई किया। तो मैंने बोला कि अब इसका आंसर मेरे को तो आता नहीं भाई, मेरे को तो लड़ाई लड़नी नहीं आती, पर मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि देयर इज अ बुक कॉल्ड आर्ट ऑफ वॉर, उसको पढ़ ले, ठीक है, उससे तेरे को आंसर मिल जाएगा। वो सिन त्जू किसी की बहुत अच्छी बुक है वो। ये भाई मेरे से भी स्मार्ट, ये गया ChatGPT पे, वो तीनों प्रॉब्लम लिखी और प्रॉम्प्ट क्या दिया कि दीज आर माई प्रॉब्लम्स, आई एम प्लेइंग दिस गेम, दिस
गिव मी एग्जैक्ट सोल्यूशन फ्रॉम द बुक आर्ट ऑफ वॉर फॉर दीज 3 प्रॉब्लम्स। अब चैट जीपीटी ने बता दिया कि ये 4 सॉल्यूशंस है इस प्रॉब्लम के, 4 सॉल्यूशंस है इस प्रॉब्लम के, एज पर द बुक। और ये पढ़ के उसको सीख के आगे चला गया। और बुक पढ़ने की जरूरत बुक पढ़ने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब समथिंग व्हिच ही वुड हैव टेकन लाइक 10 days 15 days, वेरी स्मॉल, 10 years का है, उसने वो काम 5 मिनट में कर लिया। एंड इट वाज हिज इंटेलिजेंस, नॉट माइन। मैं तो सिर्फ इतना बोला कि यार ये प्रॉब्लम्स तूने आइडेंटिफाई कर लिया, बुक पढ़ ले, बुक के हिसाब से होगा, मेरे को तो इसका आइडिया नहीं है ये क्या है। अच्छा दुश्मन यहाँ है तो मैं कैसे अटैक करूंगा, मेरे को नहीं पता, उसका पता नहीं। सो इफ यू लुक एट द पावर ऑफ चैट जीपीटी और एनी फॉर्म ऑफ एआई टुडे, कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम 2 मिनट में हल हो जाती है। मैं एक दिन बैठा, मैंने कहा कि आई वांट टू सेग्रीगेट कंपनीज व्हिच हैव मार्केट कैप ऑफ एनीवेयर बिटवीन 300 to 1000 crores एंड हैव प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ लेस देन 20 एंड मोर देन 15। ऐसे लिस्ट आ गई पूरी 20 कंपनी। उसके आगे भी जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एआई टुडे, इफ यू डोंट अपग्रेड योरसेल्फ, तो गलती किसकी है बॉस? कल को तुम्हारा जॉब जाएगा, जॉब वाले की गलती नहीं, तुम्हारी गलती। तुम क्यों अपग्रेड नहीं किए? अब चेंज तो आ चुका है ना। चेंज इज नॉट इनएविटेबल, चेंज इज देयर। चेंज इज एक्चुअली देयर, इट्स नॉट द फ्यूचर, इज द प्रेजेंट। इट इज देयर, आ चुका है। तो आपको अगर अब भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर आपकी कोई रीजनिंग थोड़ी चलेगी उस टाइम पे। डू यू थिंक एआई विल टेक ओवर ऑल द फाइनेंस जॉब्स? Humans need to talk to humans. That bit will never go. But if you can make AI your friend, you will have better decision making. You will have better presentation. You will have more convincing power than being a normal finance executive or advisor. तो ऐसा नहीं है कि financial jobs एकदम चले जाएंगे. And see, any technology which comes in which replaces humans for a certain time actually helps you scale on some other things. Yes. जैसे कंप्यूटर आया था, कैलकुलेटर आया था, जब भी जो चीज आया था तो कुछ और चीज को बहुत भारी स्केल कर जाता है। तो आई थिंक ऐसे कोई हमारे को डरने की जरूरत नहीं है, पर वी हैव टू मेक एआई आवर फ्रेंड। मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छी बात बोली, देयर विल बी नो एआई विदाउट एआई। मतलब इसका मतलब देयर विल बी नो एक्टिव इनकम विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको एक्टिव इनकम चाहिए तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ये नॉलेज। और इंडिया में आपको एक्चुअली अगर आप एआई सीख लो तो आप अपने लिए 50-60 हज़ार रुपए का कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हो महीने का। कुछ लोग एजेंसी चलाते हैं, जैसे पीपीटी मेकर एआई कॉल्ड gamma.app, मेरा बेटा भी यूज करता है। तो वो लोग क्या, उसमें 2-3 हज़ार रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है और पर मंथ या पर मंथ। और आप जो है उसमें रेडीमेड प्रेजेंटेशंस आ जाते हैं, बस उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। ब्यूटीफुल पिक्चर बेस्ड एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड पीपीटी आ जाती है। लोग इसको 50 रुपीज 100 रुपीज पर स्लाइड पे बेचते हैं। तो आई नो 13-year-old guy doing this thing, making 40,000 50,000 a month। तो आप सोचो ना कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ है ये चीज से। जो बच्चा स्कूल में है आज वो पैसा कमा सकता है। एक और चीज़ जाननी थी मेरे को, जैसे फाइनेंस की हम दोनों फील्ड से आते हैं। अब फाइनेंस जो फील्ड होती है मोस्टली वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होती है, साइंस वाले भी कुछ जाते हैं उस पर, बट मोस्टली कॉमर्स वाले आते हैं। अब कॉमर्स वाले कोडिंग लैंग्वेजेस या वो सब नहीं पढ़ते हैं, बट एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि पाइथन और आर लैंग्वेजेस का बहुत रोल बढ़ रहा है फाइनेंस में। सो अगर मैं कॉमर्स का हूँ, मैं ऑलरेडी यार CFA करना है, FRM करना है, MBA करना है, उसमें फंसा हुआ हूँ, ऊपर से कोई मुझे बोल रहा है कि कोडिंग में घुस जाओ जो मैंने कभी सीखी ही नहीं है। सो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं उस स्ट्रैटेजी में या उस चीज़ में फंस गया हूँ? देखो ईशान, आई थिंक आपको ना, आप समझो आज इंडिया छोड़ के गए और आप चले गए जर्मनी, ठीक है। अब आप जर्मनी गए हो तो आपको जर्मन तो सीखनी पड़ेगी यार। अब उसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, कम सीख सकते हो, इतनी सीख सकते हो कि डेली यूज में थोड़ा बहुत बात समझ आ जाए और बात समझ आ जाए। तो अगर आप फाइनेंस के फील्ड में जा रहे हो और अगर आपको डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस के जॉब्स चाहिए, उन सेक्टर के साथ, उन चीज़ों के, उन लोगों के साथ compete करना है, तो यार वो भाषा तो तुम्हें आनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम ये सारे माइंडसेट इश्यूज हैं यार, कि मैं साइंस का हूं तो मैं कोडिंग कर सकता हूं, मैं कॉमर्स का हूं तो मैं कोडिंग नहीं कर सकता। ह्यूमन माइंड कैन डू एनीथिंग, व्हाई आर यू बकेटिंग इट? मैं जानता हूं एक कंपनी होती थी सुकैम, हैव यू हर्ड? सुकैम इन्वर्टर्स। सुकैम इन्वर्टर्स के मालिक, अब सुकैम के इन्वर्टर्स किसका काम होता है? इंजीनियर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सुकैम के जो मालिक थे वो MSc इन स्टैटिस्टिक्स थे, फिर भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी चला रहे थे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। आज जियो, मुकेश अंबानी तो केमिकल इंजीनियर हैं, तो जियो कैसे चला रहे हैं? दिस इज योर बकेटिंग। आपको सब कुछ कर सकते हो, थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, थोड़ा लर्निंग रिसोर्सेज राइट ढूंढने पड़ेंगे और उसके हिसाब से सीखना पड़ेगा। पर अगर कोडिंग की नेसेसिटी है तो कोडिंग सीखनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन। मतलब कॉमर्स के अंदर भी आप सीख सकते हो, ऐसा कुछ वो ये नहीं है? आपके मन का वहम है, आप कॉमर्स में हो ना, आप तो फाइनेंस में आ रहे हो। अब अगर फाइनेंस की, मैंने क्या कहा, जर्मनी जाना है तो जर्मनी की रिक्वायरमेंट है जर्मन आना। अब अगर आप फाइनेंस में आ रहे हो और फाइनेंस की अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ा पाइथन आना चाहिए ताकि आप डैशबोर्ड बना सको या फिर आइटरेटिव कोडिंग लूपिंग कर सको, अगर मैक्रोस भी सीखना है आपको, बोलो यार कॉमर्स में तो हमने एक्सेल भी नहीं सीखा था। अब जब मैंने MBA की तो हमने एक्सेल सीखा नहीं, पहले दिन जाके एक्सेल पकड़ा दिया, तो मैं रोता क्या कि मेरे को MBA में नहीं सिखाया। मैं तो सीखा जाके एक्सेल, मैंने कोर्सेज किए एक्सेल के, मैंने खुद रिसर्च करी
कि कैसे मैं इफ लूप लगा सकता हूँ, देन लूप लगा सकता हूँ। तब तो यूट्यूब भी नहीं होता था, खुद कुछ करके, किसी और से सीख के, किसी दोस्त से सीख के किया। सो यू कांट स्टॉप लर्निंग। जो चाहिए भाई, जो नीड है वो सीखना पड़ेगा। अब बोलो नहीं एआई, मैं तो डेटा साइंस इंजीनियर नहीं हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक इंजीनियर नहीं हूँ, तो मैं एआई कैसे सीख लो? अरे जिंदा ही नहीं रहेगा अगर तू एआई नहीं सीखेगा। सो दिस इज हाउ इट शुड बी। ओके, तो जो गोल्ड का प्राइस है वो पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। हाँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो है तो स्टॉक्स तो ठीक है बट गोल्ड भी होना चाहिए। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है इस टाइम पे? पीछे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता था, बट अब वो आई थिंक बंद कर चुके हैं। एंड आई थिंक नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड बीज, जो ईटीएफ्स होते हैं गोल्ड के, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसमें आप अपने ब्रोकर के थ्रू, जो भी आपका ब्रोकर है, अगर मैं ज़ीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, कोई भी है, मोतीलाल ओसवाल, जो भी आप यूज करते हो, तो उसके थ्रू आप जाके गोल्ड का ईटीएफ खरीद सकते हो। दैट इज अ रीजनेबली गुड वे टू परचेज गोल्ड, एंड गोल्ड इज नेसेसरी इन योर अकाउंट इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज गोल्ड को ना मैं गद्दा कहता हूँ। गद्दा? हाँ, जब आप बेड पे गिरोगे तो गद्दे पे गिरोगे ना, तो वो थोड़ा आपको झेल लेता है। तो स्टॉक मार्केट अगर गिरेगा, हाँ, तो गोल्ड उस टाइम पे आपका हेज या हेज कर लोगे, तो मैं इसको गद्दा कहता हूँ। मैं गिरने नहीं देगा, तो मैं गंदी तरह नहीं गिरने देगा। तो इट्स अ वेल बैलेंस्ड, इट हेल्प्स यू मेक अ वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। तो स्टॉक्स, गोल्ड और डेट की बात हमने करी है, सब लोग भी करते हैं। रियल एस्टेट में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं यंग हूँ अभी, मेरे पास एकदम से 1-2 करोड़ रुपए नहीं है कि मैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, व्हाट शुड आई डू? देखिए, रियल एस्टेट यंगस्टर्स का लिए इन्वेस्टमेंट क्लास है ही नहीं, बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स यू इन द एरिया वेयर यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। ठीक है, पहले जमाने में विकल्प नहीं होते थे तो लोग रियल एस्टेट में पैसा डालते थे। रियल एस्टेट तब सस्ता भी होता था। और अब जो है, रियल एस्टेट हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, टिकट साइजेस आर वेरी वेरी हाई, एंड यू नीड टू हैव अ वेरी गुड जॉब और गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट कि आप रियल एस्टेट कर सकते। दूसरा, इट्स इलिक्विड एसेट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा आपके पास उस तरह का कैपिटल है जो आप इलिक्विड रख सको और लंबे समय के लिए इलिक्विड रख सको। तो अगर वो कैपिटल आपके पास नहीं है, तो देन माइट एज वेल नॉट प्ले विद दिस एसेट क्लास फॉर द मोमेंट। और क्या कहते हैं कि तीसरी चीज, अगर आप रियल एस्टेट में करना ही चाहते हो, तो फिर आप कुछ लेट्स से 5-10 फ्रेंड्स मिलके या कुछ ऐसा पूल बना के आप कर सकते हो जिसमें आपका फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना जाए। तो रीट तो फॉर्मल तरीका हो गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रीट्स जो है वो तो आपके लिस्टेड भी हैं, बट रीट्स से ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप समझे कोई देखते हैं कि भाई कोई लैंड अप्रिशिएट करने वाली है, आपको इजी एक्सेस मिल रहा है वहां पे, कुछ आप परचेज कर सकते हो। इट्स अ 50 लाख रुपए लैंड बट यू हैव ओनली 5 लाख, सो यू कैन पूल इन लाइक 8-10 फ्रेंड्स एंड आप अपना उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लंबे, अगेन द क्वेश्चन इज कि आपके पास लंबे समय के लिए कैपिटल है। अगर आपके पास लंबे समय के लिए कैपिटल है तो जरूर डालिए। मतलब अगर इलिक्विड छोड़ सकते हो उसको, एंड यू हैव एन एक्टिव इनकम कमिंग, देन आप उसको कंसीडर करो। यस, कहीं ऐसा ना हो कि उस पैसे की मेरे को जरूरत थी अगले साल और आपने डाल दिया रियल एस्टेट में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपका। हम इसे कहते हैं फाइनेंस में, शायद आप जानते होंगे, असेट लायबिलिटी मिसमैच। तो आपका असेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगा, और ऐसे करते करते काफी कंपनियां डूबी भी हैं। जैसे कंपनी थी सुभिक्षा, तो इट गॉट बस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज उससे सप्लायर्स का पैसा रोक के 2007 में जमीन खरीद ली। अब 8 में जमीन क्रैश हो गई, मार्केट्स क्रैश 2008 में बहुत बुरी तरह, तो जमीन बिक्री नहीं थी। अभी दूसरे समझो 10 करोड़ की जमीन खरीदी है तो वो 2 करोड़ में भी नहीं बिक्री थी, और यहाँ सप्लायर्स का पैसा देना ड्यू हो गया था, क्योंकि सप्लायर का पैसा 3 महीना 6 महीना ज्यादा से ज्यादा और क्या। तो सप्लायर का पैसा, शॉर्ट टर्म पैसा लेके उसने लॉन्ग टर्म एसेट खरीद लिया, तो कंपनी खत्म हो गई, फिनिश्ड। तो ऐसे हो सकता है, अगर आप भी ऐसे करेंगे तो सेम गलती आप इंडिविजुअली करेंगे तो आप भी खत्म हो सकते हैं। अभी तक आई थिंक आई हैड अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन आपके साथ में, हर एक चीज़ के ऊपर, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, जॉब्स, बिजनेस। मुझे एक आखिरी इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करना विद वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल एक्चुअली बी अ मैसेज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अब SIP बहुत लोग कर रहे हैं, एंड द गुड थिंग इज कि 20-25 की एज में ही दे आर स्टार्टिंग एंड दे आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म। वन फाइनल मैसेज फॉर ऑल द पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर SIPs राइट नाउ, पिछले 1-2 साल में किया है, 3 साल में किया है। देखिए, मेरा बस यही रहेगा, मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया कि हाउ आई डिडंट मेक एनी मनी फॉर 3.5 years, देन लॉस्ट 25%। इसके साथ स्टिक रहिए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। योर टाइम्स में बी गुड, योर टाइम्स में बी बैड, योर टाइम्स में बी वर्स, और योर टाइम्स में बी बेस्ट। स्टिक टू इट टिल द टाइम यू रीच योर गोल। बस जिस दिन गोल हो जाए उस दिन यू कैन एंड दैट रिलेशनशिप देयर। तो शॉर्ट टर्म गोल है तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म गोल है तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करें। रैंडमली नहीं इन्वेस्ट करें कि सिर्फ मैं काम करता हूं, मेरी 25,000 तनख्वाह है तो मैं 5,000 डाल देता हूं। उस 5,000 को पर्पस दे दो कि यार ये पैसा रिटायरमेंट के लिए, एटलीस्ट आपके माइंड में रहेगा ना कि ये पैसा मैं 20-25 साल छूने नहीं वाला, या मेरे ये 5 साल बाद शादी है जी तो 5 साल बाद के लिए पैसा है, तो कुछ पर्पस दे दीजिए। और बहुत सिंपल रूल याद रखिए कि योर इक्विटी एलोकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ योर गोल। अगर आपका गोल छोटा है तो आप कम इक्विटी में पैसा डालेगा, अगर आपका गोल लंबा है तो आप ज्यादा पैसा डालिएगा इक्विटी
और अगर मेरा गोल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, तो पहली बात उस SIP को देखना बंद कर दो, बिल्कुल इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करो एंड हाँ। पेशेंस रखो। पेशेंस रखो, और ये इवेंट्स जो होते हैं ना कभी 5% ऊपर नीचे, इन सबसे इतना ज्यादा टेंशन मत लो। इन लॉन्ग टर्म यू विल मेक मनी। हम कहते हैं कि इंसान और इक्विटी मार्केट दोनों ऊपर जाती हैं। ग्रेट, ट्रू एंड दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू। मतलब हर एक क्रैश के बाद मार्केट उससे कई गुना ज्यादा रिकवरी किया, चाहे 2008 हो या कोविड क्रैश हो। सो थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। आई एम श्योर कि जिन लोगों ने भी ये पॉडकास्ट देखा है, क्योंकि मेरी फाइनेंस की ऑडियंस काफी ज्यादा है, दे वुड हैव लव्ड यू, लव्ड एवरीथिंग दैट यू सेड। और सबसे खास बात है कि आपने बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर और रिलेटेबल कंटेंट बताया लोगों को, जो एक्चुअली में इम्प्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। बस आई थिंक दैट्स द मेन मोटो जिसके लिए मैं अब जी रहा हूँ। मतलब वंस यू हैव बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आप किसी चीज के लिए लिव करते हो। इफ यू नीड टू हैव सम पर्पस। जैसे वो रॉबिन शर्मा की बुक में भी लिखा है कि हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, तो उसमें बहुत अच्छा लिखा है कि यू हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस, टू हैव अ पर्पस फॉर योर लाइफ। तो मतलब मजेदार ये मेरे को लगता है पर्पस है कि अगर कुछ लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आ सकता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। आई एम श्योर बहुत लोगों की लाइफ में से इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाह, थैंक यू।